बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी लाइव प्रोग्रामिंग में जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है तमाम टीम मेंबर्स को एक्टिव देखते हुए, और ज़िंदगी में वैसे भी आपको एक्टिव रहना चाहिए। और आज बल्कि सुबह को मैं जब आई हुई थी तो मैं सबको बता रही थी कि आज मेरी सुबह ज़रा जल्दी होगी। अदरवाइज़ होता है कि आप थोड़ा लेट उठते हो, अपने हिसाब से फिर आपने काम के लिए जाना होता है, तो एक रूटीन होती है। लेकिन जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी कि स्कूल्स की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाए। तो और मैं ये चाहूँगी कि मैं ये ज़रूर आप लोगों तक जो अवेयरनेस है और इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर पहुँचाऊँ कि मैं आज अपनी बेटी के स्कूल गई हुई थी और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं जिस उम्दगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे थे, तो ये पैगाम मैं ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को भी कोविड की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और ये एक ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो मैं समझती हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है बीइंग पेरेंट्स, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हमने ये देखा कि जब कोविड का आगाज़ हुआ तो तब सब बड़ों के लिए भी लगाया गया। हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे उनके लिए ख़ास एज लिमिट के जो थे उनके लिए बड़ी उम्दगी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो है ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी की गई। लेकिन अब जो बच्चों की बारी है तो ये जो कैंपेन है इसमें आपको गवर्नमेंट का ज़रूर साथ देना चाहिए। और मैं फिर अगेन कहूँगी हैट्स ऑफ हर एक शख्स जिस उम्दगी के साथ ये काम कर रहा है। सो ये काबिल सताइश बात है और कोऑपरेट हमें तमाम लोगों के साथ करना चाहिए। कोऑपरेट करने की बात करें तो जब हम सड़कों पे भी देखते हैं तो आप देखें कि ट्रैफिक जो वार्डन्स होते हैं, हमारे मेल ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें, फीमेल ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें, हमें सड़क के ऊपर जब हम खड़े हुए होते हैं तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ज़रूर ख़वातीन हज़रात करनी चाहिए और इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारे ट्रैफिक के एहलकार होते हैं या पुलिस के जो भाई हमारे होते हैं, मैं भाई कहूँगी क्योंकि आप जब आप पुलिस की वर्दी में किसी शख्स को देखते हैं तो आपका बड़ा एक मान होता है कि आप उनके पास जा सकते हैं, कोई भी मसला हो उसकी शिकायत करेंगे तो वो मसले का हल निकालेंगे। तो फिर जब आप भाई का लफ्ज़ लगा देते हैं ना तो एक मान होता है कि जी वो मान कायम रखेगा वो शख्स। तो प्लीज़ खुदारा हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं, मेडिकल स्टाफ की बात करें, हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, नर्सेस की बात करते हैं, तमाम लोग इतनी ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो सिर्फ बदले में अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हमें सिर्फ इज़्ज़त देनी है, उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखना है और रिस्पेक्ट का एटीट्यूड भी रखना चाहिए। और यही वो इखलाक है। हम इखलाकियात के दर्स की बात करते हैं तो ये इखलाकियात के अंदर ही आता है कि किस तरीके से दूसरों के साथ अच्छे तरीके से आप बात करें। और यकीन जाने आप अगर एक लफ्ज़ अच्छा बोल देंगे और पॉजिटिविटी का बोल देंगे तो आपकी शख्सियत का एक अच्छा पहलू दूसरों के सामने आएगा। बहरहाल जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। मैंने सोचा कि आज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो मेरी टीम ने ओपनिंग कुछ और रखी हुई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी करियर के हवाले से, लेकिन मैंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज मेरे दिन का आगाज़ हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र हमने दिया और वीडियो टीज़र में आपको आज हमने बताया कि फॉर्मेट क्या होगा। आज हमारे साथ प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में हमारे यंग टैलेंटेड वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली जो है रोशन किया और किस किस तरीके से स्पोर्ट्स की फील्ड में यंगस्टर्स को हम देख रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और शेफ अनम को भी साथ हम वेलकम करते हैं। सादिया अरशद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है ये बताएं। फ़िलहाल तो लाइफ में बहुत कुछ ही चल रहा होता है, लेकिन आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के एक पॉजिटिव जो आप मैसेज सबको दे रही होती हैं, तो इसको मैं कहती हूँ रिफ्रेश कोर्स होता है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। वो कुछ चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं छोड़ गए होते हैं, भूल गए होते हैं, तो वेरी नाइस मैसेज। आई मस्ट से कि आप वो साथ साथ ये हम रिफ्रेश हो जाते हैं, तो साथ साथ बातों को रिपीट करना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है हम अनम को भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है अनम आप भी और सादी एग्री करेंगे कि जब हम देखते हैं हमारे पुलिस के भाई हैं, फिर हमारी जो बहनें बेटियां हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं या पुलिस फोर्स के साथ हैं या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो फीमेल मैनेजर्स होती हैं, मेल मैनेजर्स भी, हमें सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये सब लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी लोग जो भी है हमारे इर्द गिर्द जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली आप समझ लीजिए जो सर्व कर रहा है आपको,
तो इसका मतलब है कि हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन रिटर्न। ऐसा ही वो है। अपनी जॉब तो कर ही रहा है, लेकिन वो उतनी ही इज्जत भी चाह रहा होता है इन रिटर्न। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अब जिस तरह NLP में बात करती हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मुस्कुरा के किसी को सलाम का जवाब देना भी ना, एक तो ये सुन्नत रसूल तो है ही, लेकिन ये इखलाकियात है भी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इखलाक से बढ़ के जो होते हैं ना, कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो बिल्कुल आप ऐसा ही। किसी को, अगर आप किसी से नाराज़ भी हैं ना, तो आप उसको एक्चुअली अपनी बॉडी जेस्चर से ये बात शो ना करें कि आप उससे नाराज़ हैं। आखिरकार एक वक्त, एक दिन आता है कि उसको समझ आ जाती है कि मैंने ये रवैया नहीं इख्तियार। और अगर आप अपनी ज़ात में से अना, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, अगर वो माइनस कर दे तो बड़े जिंदगी के, अनम आप भी एग्री करेंगी, जी, बिल्कुल। बड़े जिंदगी के मामलात हल हो जाते हैं बिल्कुल खुद ही। हल हो जाते हैं। वही सादिया वाली बात कि आप किसी को ज़रा सा मुस्कुरा कर किसी से बात कर लेते, शायद वो कितने स्ट्रेस से उस बंदे का जो है वो मूड एकदम अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है, रेस्टोरेंट में जाते हैं जब हम लोग, तो ज़रा सा कोई खाने में मसला आ जाए तो हम बड़ा शाउट करते हैं और हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हम पे कर रहे हैं बट आप ऐसा ही है। हमें नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें उन लोगों की कोई ख़ास गलती नहीं होती, तो थोड़ा सा अपनी साइड से भी इंसान को लीनियंट रहना चाहिए ताकि अच्छा जेस्चर आप दें। तो क्या पता उसको बेचारा कोई और घर से कोई टेंशन लेके आया हो, तो ऐसा वो ही जो है नॉर्मलाइज हो जाए और चीज़ें। इंसान को इंसान समझना बिल्कुल। चाहिए। अगर अच्छा, आप ये यहाँ समझ मैं एक बात को वैसे जी। पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, मेरे अक्सर वालिद साहब कहते होते गुस्सा बड़ा सियाना होता है, माड़े ते आंदे अब तो डाडे ते नहीं आंदा। अरे बड़ी प्यारी बात है। तो मेरा ख्याल है ये हम अपने जो अंदर का जो एक होता है ना वड्डापन कह लो, ये हम बड़ा अपनी तरफ से दिखा रहे होते हैं कि बड़े अस्सी वड्डे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये बड़ा छोटा ज़र्फ है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये अपने अंदर से ना ये चीज़ निकाल देनी चाहिए। आप किसी को अगर रिस्पेक्ट देंगे, प्यार से बात करेंगे, सलाम पहले कर लेंगे, पहल तो करें। इससे आप, मेरा ख्याल है कि छोटे नहीं हो जाते। छोटे नहीं हो आप, बड़े होंगे। बड़े हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी अनम, सादिया के सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मेन्यू क्या आज बनने वाला है? जी, आज हम बनाने जा रहे हैं, स्नैक में बनाएंगे। बेसिकली हम सॉसी कबाब बना रहे हैं, साथ में चिकन यखनी पुलाव बनाएंगे। और ड्रिंक में आज मैंने कहा कि बनाना आइसक्रीम शेक बनाते हैं। क्यों थोड़ा कहा सा आपने ऐसा? ऐसे मेरा दिल कर मसला रहा क्या था, है आपका? वेदर अच्छा था ना बाहर बहुत। आपने हमसे पूछा ही नहीं, खुद ही मर्जी कर ली अपनी। वो मुझे इसने वो कहा कहते हैं कि आप मर्जी करिए। आज आपको बड़ा अच्छे तरीके से आपको खिलाया पिलाया। आपको कभी मैंने डिक्टेट की है मेरी ये जुर्रत, ये मजाल? आप घबरा क्यों रही हैं? आप लोगों को अच्छा और पॉज दे रही है कि लगे कि ताकि मैं खुद डिक्टेट करती हूँ। नहीं, मेरा नहीं, कोई बिल्कुल हाथ भी- नहीं होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं होता। अच्छा हम जी। खुद ही डिसाइड करते हैं ऐसा ही कि है क्या भैया, ये आपका सेगमेंट है, हम नहीं बोलते। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अच्छा ही जी, सो फिर छठे से उसके अंदर हम आएंगे आपके पास और रेसिपी लेंगे। आप स्टार्ट कीजिएगा जी। सादिया, सितारे क्या कहने वाले हैं? सितारे तो भी बहुत कुछ कहते हैं। ये बेसिकली सियारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। अच्छा जी, कोई हम सियारों की दुनिया में चले तो आगाज़ हम करेंगे एरीज़ वालों से। और एरीज़ आप लोगों के लिए कुछ मामलात ऐसे हैं कि आपकी जो होगी ना वर्क लाइफ, जिस तरह मैंने लास्ट वीक में कुछ, क्योंकि इतने चेंजेस नहीं आए हैं पिछले हफ्ते से, आप लोग के जो वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी गहमा गहमी यानी कि प्रोग्रेस है। और अब ये डिपेंड हर इंडिविजुअल पे कर रहा होता है कि वो उससे कितना मुस्तफ़ीद हो सकता है, फ़ायदा ले सकता है। सो इट्स अ सजेशन एज वेल कि इस वक्त से आप बेतहाशा फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई जॉब का चेंज करना चाहते हैं, कोई वर्क प्लेस का, क्योंकि ये टाइम होता है एक्सपैंड करने का। जो लोग कारोबारी हजरात होते हैं ना, उनके लिए भी ये वक्त होता है एक्सपैंड करने का। यानी कि ऑफिस का चेंज है, कोई आप अपने मामलात को फैलाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। मगर लिख परत करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त यहाँ पे आप तुर्श हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। उसमें आपने ख्याल रखना है। जो लोग सिंगल हैं, शादी वगैरह के मामलात में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रूर बढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो कि होगी, पास के रिलेशंस आपको आके कहीं ना कहीं सुन कहते हैं हॉन्ट करते हैं, यादें भी हॉन्ट करती हैं, उसमें मत इस कदर इंडल्ज हो जाए, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको ज़हनी अजियत कोफ्त का बायस बनेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर हमारा अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है जी टॉरस। टॉरियंस, आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोगों की जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है ना, यहाँ पे रिश्तों का टूटना, बनने के बजाय टूटते हैं। इसी तरह से जो पार्टनरशिप्स पे जो लोग काम करते हैं वो भी टूटती हैं, या फिर अमेंडमेंट्स होती है, यानी कि कोई पार्टनरशिप डीड है उसमें आपके जो रेशो प्रोपोर्शन है वो तक चेंज होते हैं और डिलेज आ सकते हैं। सो इट्स ऑल राइट, उसमें तो सब वक्त दीजिए। ये कुछ अगले हफ्ते में जाके आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यहाँ पे ना आप इसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, यानी कि अंदर भी बहुत सी बेचैनी, प्रॉब्लम्स, इस टाइप की चीज़ें आती है। दूसरी चीज़ जो अच्छी हो सकती है,
जो आपके हेल्थ कंसर्न थे, यानी कि जो बीमारी प्रॉब्लम्स जो कि आपको अभी तक डायग्नोज नहीं हो रही थी, वो डायग्नोज होंगी, बेहतर हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम्स अपनी पता चलेंगी। जिन चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज़ क्या है, वो हेल्थ दोनों होती हैं, ये मेंटल हेल्थ भी होती है, फिजिकल हेल्थ भी होती है। तो दोनों तरह से इस वक्त आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये बेहतर है आप लोगों के लिए। अगर ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल यहाँ पे बहुत अच्छा आ सकता है, वो चाहे आप प्लेजर ट्रिप हो, वर्क ट्रिप हो, रिलीजियसली आप कोई ट्रिप लेना चाहें, ये तीनों तरह के ट्रिप्स आप लोगों के लिए बेहतरी लेकर आ सकते हैं। सो टॉरियंस, ये मामला तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। जेमिनाइज आपको मैंने पहले भी, वैसे काफ़ी अरसे से जेमिनाइज को मैं ये बात कह रही हूँ, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामला आ सकते हैं जो आपके जिसको हम कहते हैं कि वो लोग जो आप लोग के खैर ख्वाह नहीं होते हैं और जिनके लिटिगेशंस, अदालती मामला। अच्छा, ये अदालतें ना कभी कभी वाकई अदालतें लगती है जिसको हम कहते हैं वाकई कोर्ट का मसला है, कभी कभी घरों में मैं वही कह के घरों की भी तो होती हैं ना, घरों की अदालतें लगती है, बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ऑफिसेज में अदालतें आप बोलते हैं आओ भाई जाके जरा रिपोर्ट करो। तो ये उन चीज़ों में आपने बहुत एहतियात करनी। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल टाइम फॉर देम। अवॉइड कीजिएगा, मसले मसाइल ना बढ़े, कोई बात होती है तो बहस से मत जाइएगा, चुप कर जाइएगा, कहते हैं ना सरेंडर कर जाना, ये सरेंडर करने का टाइम है, ये बहस का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर मुद्दा पूरा आ सकता है, पूरा आ सकता है। अवॉइड करें जिस हद तक हो सके और लेट गो करें। अच्छा, ये आपको चीज़ों को रिवर्स में भी लेकर जाते हैं, जो आपकी पोजीशन होती है, डेजिग्नेशन होता है, उसको रिवर्स में भी लेकर जाता है। एनी हाउ, इस वक्त को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें, बेहतर है, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आपकी पर्सनल लाइफ को भी देखा जाए तो यहाँ पे रिश्तों में, यानी कि जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव, उलझन आती है, और इस तरह की उलझन होती है जिसमें आप बहस में, जिस तरह मैंने कहा, अगर आप डल जाएंगे ना, इसका एक ही, वो कहते हैं ना, मुद्दा एक ही है, बहस मत कीजिएगा, वरना आप खाम खा उलझेंगे, प्रॉब्लम्स में जाएंगे और वो फिर चीज़ें गड़बड़ में जा सकती है, यानी कि रिश्ते यहाँ पे टूट भी सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको फादर साइड से कोई फेवर आ सकती है, वो आपकी जिसको हम कहते हैं जायदादें होती हैं, जायदाद वगैरह, उसमें कोई फेवर आ सकती है। और अगर आप खुद भी कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग या कोई इस टाइप का काम करते हैं, जिसमें अक्सर मैं सडन गेन्स भी कहती हूँ, स्टॉक का काम, को जो इस टाइप का काम करने वाले, वहाँ पे आपका कोई बहुत अच्छा, इसको मैं कहूँगी तुक्का लग सकता है, बहुत अच्छा तुक्का लग सकता है। अच्छा जी, अगला हमारा ज़ोडिक साइन है जी कैंसर। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। वहाँ पे आपकी कोई बेहतरी आएगी, जो पहले दुखी से नहीं आप थे, कोई किसी गम में थे, वहाँ पे एकदम से अपने अंदर एक हिम्मत, हौसला, कि मैं क्या हूँ, अपनी अपना पता चलना, अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलना। यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलेगा, बेहतरी आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और यहाँ तक कि किसी ओहदे का मिल जाना। अब वो ओहदा आपको कोई गवर्नमेंट साइड हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हो, आपको यहाँ पे कोई ओहदा बिल्कुल बड़ा ओहदा मिलेगा कि अब ये देखिए आपकी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक होता है ना। आप अगर छोटे से हैं तो उससे बेहतर हो जाएगा, बेहतर है तो उससे बहुत बेहतर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर गुड, राइट? अच्छा, फॉर गुड होगा, और काबिलियत भी होनी चाहिए साथ। अच्छा उस लिहाज से आपको कोई ओहदा अच्छा मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैवल आ सकता है, ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा कोई मामला हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी वगैरह के हवाले से कोई बहुत अच्छी मामलात बन सकते हैं। जो आपकी रुकी हुई रकम, पैसे किसी से भी लेने हों, या आपके कोई फाइनेंसिस में यूँ समझ लीजिए कि फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे बिल्कुल हो सकते हैं। और थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे एहतियात करनी होगी, आपके हेल्थ में जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्पेशली जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, या लोअर बॉडी से रिलेटेड बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके इस वक्त ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे एहतियात करें, बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। यहाँ तक कि सर्जरीज, वूंड, कट्स, इंजरीज, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आती हैं। अच्छा जी, फिर हमारा फिफ्थ ज़ोडिक साइन जो है वो है जी लियोज। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर देम, स्पेशली उनके जो रिलेशनशिप्स के हवाले से हैं। मैं अक्सर कहती थी दोज हु आर सिंगल रेडी टू मिंगल, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, बेहतरीन टाइम है। और यहाँ पे आपको इस हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा जो आपको केयरफुल कहते हैं ना कि रहने की बात है। अगर आप डिस्टर्ब है इमोशनली, अपने को पास्ट में नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं
तो यहाँ पे उसको एकदम से बिल्कुल क्रॉस कीजिए, निकल आइए बाहर। बस वो एक ये वो वाला वक्त है जहाँ पे ना आपके पास्ट की हर चीज़ एकदम से ओवर होती है सही। और एक नए सर्कमस्टांसेस आएंगे। और ये सितंबर से लेकर नवंबर तक, फिर से मेंशन कर दूं, लियोस के लिए ख़ास तौर पे सितंबर से लेकर नवंबर तक का एक फेज़ है। जो लोग इससे निकल आए तो निकल आए, जो फंस गए तो फिर इसी फेज़ में रहेंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। सो बेहतर है कि यहाँ से अपने चैप्टर्स को क्लोज करें। वो समझ लें कि अल्लाह ने एक वक्त दिया हुआ है 2 मंथ्स का, जो निकल आए सो निकल आए, सो मूव ऑन कीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, नए एडमिशन्स वगैरह जो लोग करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स है तो वहाँ पे बेहतरी आएगी। बहुत सी चीज़ें इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता आप सेटल होनी, प्रोग्रेस करनी, इस तरह से आगे की तरफ जाएंगी। हमारा 6 ज़ोडिक साइन आ जाता है जी वर्गोज। वर्गोज वेरी गुड टाइम, लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं ना, मैं कभी कहते हैं अन्यवाही बंदा के सही। खर्चे हो तो रहे ये होते गुड टाइम कैसे हुआ, खर्चे हो रहे हैं तो? ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। दो चीज़ें आएंगी। एक होता है कि हम खर्चे कर रहे होते हैं जस्ट जिसमें हम गैर ज़रूरी खर्चे कर रहे होते हैं। ये होगा आपके घर का कोई एक्सपेंडिचर आएगा, घर की रेनोवेशंस आएंगी, घर की तब्दीली आएगी, सो दैट इज़ फॉर मेरे मियाँ का आपको याद है ना, पिछले हफ्ते मैसेज आ गया था, कल कह रही हूँ, पिछले हफ्ते जब इन्होंने कहा उनका जो स्टार है एक्वेरियस, कहा बहुत खर्चे होंगे, तो डायरेक्ट मैसेज आके ये क्या सादिया कह रही। मैंने कहा भाई अब जो सितारा याद है आपको मैंने दिखाया था, कहती है तो खर्चे, और वाकई में मेरे मियाँ के खर्चे हो रहे हैं उस स्टार के, एक्वेरियंस की हमने बात की थी ना लास्ट वीक, तो ये सच कह रही हैं, ये वाकई में होगा इस तरह का हिसाब किताब। लेकिन ये जो वर्गोस के इस वक्त एक्सपेंडिचर होंगे ना, इसको समटाइम्स क्योंकि वीनस व्हेन 12th हाउस, तो ये हम ऑनलाइन भी शॉपिंग नहीं, और जिस तरह की टू गिव प्लेजर टू योरसेल्फ, ठीक है, ये आप अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। अच्छा चलो आज ये ले लो, वो ले लो, होश बाद में आती है जब कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड के बिल बहुत बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी अच्छी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो इसमें कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कोई अच्छी कोई जो लोग लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं उनको मज़ीद बहुत ज़्यादा कोई पज़राई मिलती है, कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई ओहदा, कोई यानी कि मज़ीद लाइमलाइट में जाते हैं। ना भी इतने हो तो मज़ीद जाते हैं। जैसा कोई बहुत से लोग होते हैं ना यूट्यूब वगैरह इस टाइप के, उनको मज़ीद फॉलोअर्स मिलते हैं। इस टाइप की चीज़ में एक छोटा सा टिप दे रही है, यानी कि मज़ीद लोग उनके पीछे आते हैं, सुनते हैं, उनको oblige करते हैं, और बहुत से लोग उनको फॉलोअर्स बन जाते हैं। इस टाइप की चीज़ बहुत होती है। एनी हाउ ये आगे जाके मज़ीद होगी। सो वर्गोस, इस तरह से आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। पर्सनल लाइफ में ना इनके बहुत से लोग आएंगे। अब किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना, दैट इज़ अप टू यू। उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ का बराए मेहरबानी ख्याल रखा, यानी जायचा निकलवाएं। जायचा, बिल्कुल सही। आपको थोड़ी सी ब्रेक देंगे, हम अनम से ज़रा पूछते हैं कि अनम शेक की रेसिपी ज़रा शेयर कीजिएगा। जो बनाना शेक विद आइसक्रीम हम बना रहे हैं, उसके लिए हम मिल्क ले रहे हैं। मैं तकरीबन 6 सर्विंग बना रही हूँ, तो उसके लिए 1 लीटर जो है हम मिल्क लेंगे। उसके अंदर 6 to 8 बनानास जाएंगे। साथ में मैं उसके अंदर 2 स्कूप बनाना आइसक्रीम ऐड ऑन कर रही हूँ। क्रीम जाएगी उसके अंदर 4 टेबलस्पून, और थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे लाइक 1/4 टीस्पून के करीब। और साथ में इसके अंदर जाएगी शुगर, जो कि जाएगी मतलब टू टेस्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन 4 to 5 टेबलस्पून जो है गुड इनफ है, क्योंकि उसके अंदर आइसक्रीम भी जानी है। बिल्कुल। तो आप उसको इकट्ठे ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद थोड़ी सी ग्लास के अंदर आइसक्रीम सर्व करें और ऊपर से शेक डालें और इसको एंजॉय अच्छा, और करें। बनाना आइसक्रीम इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी बिल्कुल। तो अगर बनाना अगर वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, कोई भी आप आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम के ऑप्शन, इनफैक्ट अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अजीब सी लगेगी, लेकिन आपको पता है बनाना और चॉकलेट का बहुत मजेदार कंपैरिजन है। लेकिन आई डोंट नो, मिल्क शेक में मैंने नहीं ट्राई किया। अच्छा उसका फ्लेवर आता है। हाँ, अच्छा फ्यूजन अच्छा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी भी बड़े मजे की लगती है। हाँ, चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी, कुल्फा भी अच्छी लगेगी। नहीं, स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मैंने नहीं ट्राई किया हुआ, मैंने चॉकलेट के साथ आइसक्रीम खाई है, मिल्क शेक नहीं, बट देन इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। बिल्कुल। और नाज़रीन, ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल में हम डॉक्टर फरजीन मलिक के भी सेगमेंट में इस हवाले से बात करेंगे कि बच्चों के लिए ये ड्रिंक और मिल्क शेक बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी। लेकिन ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो मुझे लगता है अगर बच्चों को इस तरह मिल्क शेक्स पिलाएं तो वो ये होगा कि अगर बच्चा नहीं बनाना वैसे केला खाने की उसको आदत या फल खाने की, तो इस तरह मिल्क शेक में वो फल भी चला जाता है और उसके बाद उसका असर भी अच्छा होता है और फिर दूध भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ऐड ऑन हो जाती है। जी सादिया जी, अब हम आ जाते हैं जी लिब्रास पे। लिब्रास ये आप लोगों के लिए बड़ा एक एवरेज सा टाइम है, क्योंकि इस वक्त आप इमोशनली शायद बहुत सी चीज़ों को लेकर अपसेट हो। सम हाउ मोस्ट ऑफ द लिब्रास शायद अपने घर वालों से, समटाइम्स होते हैं एक वक्त होते हैं जहाँ पे आप बहुत से लोगों से
रिबेलियस नहीं हो जाते, गिले शिकवे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मे बी योर पास्ट विल हॉन्ट यू अ लॉट। ठीक है। तभी आपका माजी बहुत आपको हॉन्ट करता है, घर वालों से शिकवे, इससे शिकवे। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा इस वक्त को आप अवॉइड करें, बेहतर है। फिर बहुत से लोगों को अपने हेल्थ इशू में, हेल्थ में बार बार इस वक्त दो इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा बार बार कहूँगी, इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ भी होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी होगी। सो थोड़ा सा इट्स बेटर कि आप अपनी एक्सरसाइज, योगा, अपने आप को काम डाउन करने की, और मैं इसको हमेशा कहती हूँ मेडिसिन से बेहतर मेडिटेशन होती है। तो इस वक्त में लिब्राज खास तौर पे आपको कहूँगी गो टूवर्ड्स मेडिटेशन रादर देन मेडिसिन, क्योंकि ये वक्त आप लोगों को लेकर जाएगा। अच्छा मुझे ये ना, मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है, मैं ऐसे ना कर लूँ, मैं वैसे ना कर लूँ। सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग किसी किस्म की मेडिसिन की तरफ जाए, क्योंकि लिब्राज के अंदर ये वाली इस वक्त बिल्कुल मामला आएंगे। एनी हाउ जी, फिर बहुत से लोगों की शायद इस वक्त आईसाइट प्रॉब्लम है, पिछले 2 मंथ से ख़ास तौर पे आ रही होगी, जिनकी आईसाइट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। और आप लोग के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, स्पेशली दोज हु आर मैरिड। लड़ाई झगड़े इश्यूज़ अवॉइड कीजिएगा, कोई डिसीजंस मत लीजिएगा। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, देन यू कैन डिसाइड कि आइदर इट्स अ गुड कपल, कंपैरिजन है, कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, देन डिसाइड कीजिए। अदरवाइज ये वक्त ऐसा है, इसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, बिल्कुल सही, लेट इट गो। डिसाइड फौरन मत कीजिए, क्योंकि ये रैशनल डिसीजंस को लेकर आता है, तो मत लें। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नो डाउट कुछ ऐसे, मैं इसको भी ऐसे कहूँगी कि बड़ा मुनासिब सा एक वक्त है, क्योंकि आप लोगों को भी इस वक्त ना रिलेशनशिप्स बहुत तंग करेंगे। ये मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ना बहुत उलझन को लेकर आता है। व्हेन मार्स इनटू, ये एक ऐसा साइन है जिसमें ये बहुत उलझन देता है, ख़ासतौर पे रिश्तों में, लड़ाई झगड़े, उलझन, प्रॉब्लम्स। और ये स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए भी ऐसी ही कुछ पोजीशन बनी हुई, आपको लड़वाएगा, उलझन देगा, गिले शिकवे लेकर आएगा, और ख़ास तौर पे वहम उभाम नहीं होते, ना भी कोई कुछ कर रहा होता आपको लगेगा नहीं ये मुझे चीट कर रहा है, ये मुझे गलत कर रहा है। सो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है ये प्लैनेट। तो ये आप लोगों को ऐसे जोन में बार बार लेकर जाएगा, तो गलत फहमी की बिना पे यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। सो इट्स बेटर कि ऐसे कोई गलत फहमियाँ अपने अंदर मत क्रिएट कीजिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे बहुत से लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी मेरी तो गुजारिश यही होती है, या समझा ही मैं सकती हूँ, गाइडलाइन होती है, एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, कि आप ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ऐसा वक्त आप लोगों पे भी बना हुआ है, अवॉइड कीजिएगा। और अभी ये बड़े लंबे अरसे तक मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं। एनी हो, गुड साइड क्या है कि आप लोगों के अगर कोई ऐसे मामलात है जिसमें कुछ ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग इस वक्त आ जाएगी, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन है, ये उसको ना सीधा करने का वक्त होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं सेजिटेरियंस। अच्छा, सेजिटेरियंस आप लोगों की पर्सनल लाइफ में इस वक्त काफ़ी हद तक रहेगी बेहतरी, पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, रिलेशनशिप्स नए आएंगे, मामला ठीक होंगे। सो इट्स अ गुड टाइम, हैप्पी टाइम है आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स मच बेटर आप लोगों के लिए, बल्कि एक साइन ऑफ रिलीफ होगा। लेकिन यहाँ पे ना आपको बार बार मिसकम्युनिकेशन, ऐसी बातों का सुनने को मिलेगा कि अच्छा जिस तरह कुछ गड़बड़ है, आप लोगों को ऐसे साइंस मिलेंगे, ऐसी आपको लोग आके जो क्या सराइयाँ जिसको कहते हैं, ऐसी बातें होंगी जो कि क्योंकि मरकरी ये सब गलत बातें होंगी, हकीकत कोई नहीं होगी। इसको फजूल की बातें समझ के इग्नोर कीजिए। अगर ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में एक बिग क्रॉस मार के निकाल दें। सही। अच्छा जी, फिर आते हैं इक्वेरियंस। इक्वेरियंस लास्ट टाइम भी कहा था, अभी ये वक्त एक्सपेंडिचर्स का है, बिल्कुल आएंगे। लेकिन अब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आप कुछ नए इनिशिएटिव्स लेंगे टुवर्ड्स योर वर्क। आपके पुराने कामों का सिलसिला ख़त्म हो सकता है, नई ऑप्शंस आएंगे, नए काम आएंगे। यस, इट इज़ अप टू यू, आप उसको कैसे लेते हैं, नहीं लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। सही। हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसिस। पाइसिस इट्स अ फिर से आप लोगों के लिए मिला जुला सा काम आप लोगों की ज़िंदगी में रहेगा, ख़ास तौर पर रिश्तों में। बहुत से लोगों का झुमकट्टा, या बहुत से लोग रिलेशनशिप्स में, पुराने लोग आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं,
चॉइस आपकी है, आपने किसको इन करना है, किसको आउट करना है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। My pleasure. आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। सादिया अरशद के सेगमेंट में आपने आने वाले हफ्ते का हॉरोस्कोप जाना। साथ ही साथ ब्रेक पर जाने से पहले जी ऐसा कैसे हो सकता है वीकेंड एट होम में जो है मौसीकी का एहतमाम ना किया जाए। वेरी टैलेंटेड सिंगर, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक है, जल्दी से वेलकम करेंगे फराह अनवर को। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के नाम शामिल करेंगे पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। हमने वीडियो टीज़र जो दिया उसमें शोएब ने मैसेज किया प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। जैनब हैं, किंजा अली हैं, वकार सईद हैं, तमाम टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। फ़हीम अली हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट ऑफ सादिया, थैंक यू सो मच। और असद राना है जी, वेदर चेंज होने से गला बहुत ख़राब हो रहा है, डॉक्टर फरजीन से कोई घरेलू टोटका पूछें। घरेलू तो मैं नहीं कहूँगी कि टोटका होगा, डॉक्टर फरजीन मलिक को वेलकम करते हैं, फिर जानेंगे क्या टोटका देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ब्रेक पर जाने से पहले फराह अनवर को भी हमने वेलकम किया, लेकिन बात ना हो सकी, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं और फरमाइशी प्रोग्राम है जी। हाँ बिल्कुल, और हम तो फरमाइश पूरी करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। और फराह की जो खास बात ये है कि शी इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर पे इनकी आवाज़ और लाइव सिंगिंग के लिए जो है, और ये अमेरिका भी जाने वाली हैं आज। हाँ, कल जा रही हैं, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से आप जाएं और बहुत सारी बरकतें आए आपकी ज़िंदगी में। आमीन सुम आमीन, हम तो भाई दुआएं देते हैं। थैंक यू अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ क्विकली मैं 2-3 चीज़ें। एक तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये कहा कि बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लग रही है। आज मैंने अपनी बेटी को भी सुबह सुबह लगवाई एंड आई फील कि मैंने सबसे पहले पूछा, मैं जारी बात है बीइंग अ मदर वसवसे भी होते हैं। फिर मुझे मेरे वालिद साहब ने और जितने भी थे फैमिली के डॉक्टर्स, आपको पता है डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, आपके तो भाई भी अब्रॉड रहते हैं, बहन डॉक्टर, फिर छोटी बहन डॉक्टर, एक लंदन में डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, सब ने कहा कि जी ये तो विदाउट एनी डाउट। तो देन योर टेक ऑन इट, जो पेरेंट्स थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि बच्चों को लगाना चाहिए कोविड वैक्सीन या नहीं। देखिए सुंदर बात यह है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब हमने अपनी प्रोटेक्शन कर ली एक डेडली डिजीज़ के अगेंस्ट, जिसका कोई हमें पैटर्न पता नहीं है, कहीं पे कोई पैटर्न आ रहा है, कहीं पे कोई पैटर्न आ रहा है, तो ये क्या हिफाजती तदाबीर कर लेनी ज़रूरी नहीं कि बाद में प्रॉब्लम्स का शिकार हों। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में कोई लंग डेफिसिट रह जाए, जो कि फेफड़ों में डेफिसिट्स रह रहे हैं लोगों के अल्लाह ना पोस्ट करे, बिल्कुल कोविड। सही। तो अल्लाह ताला सबको शिफा देने वाले हैं। और अगर कोई आपकी हिफाजत के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई और हम लोगों ने लगवा के अब हम साल 1.5 साल से तो फिर रहे True, हैं, ऐसा ही तो है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखें कि कोई ऐसे कोई रिएक्शंस तो नहीं हुए या कोई ऐसा, तो हम फिर अपने बच्चों को भी अब हमने लगवाना चाहिए हमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे हम BCG लगवाते थे और वो सारे शुरू में उसके बारे में कितना होता था कि ये नहीं, पोलियो के कतरे नहीं पिलवाने, तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं ही। करना, तो वो नहीं करना, और ज़माने ने ही जाहिर किया कि फिर चीज़ जो है वो बहुत बड़ी। बिल्कुल। और जब तक हमने उसको जड़ से नहीं पकड़ा, और बच्चे तो ऐसे हैं जो जिन्होंने आपके जो पूरा फ्यूचर है, आपकी जान है, आपकी पूरा जहान इन बच्चों की वजह से, तो व्हाई नॉट पुट देम इन द प्रोटेक्शन। बिल्कुल। और जिस तरह आप हिफाजती टीके लगवाते हैं उसी तरह आपको ये भी इसके बारे में सोच के ज़रूर बच्चों की हिफाजत के हवाले से सोचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी, उससे पहले चूंकि हमारी ऑडियंस में से असद राना ने सवाल किया वेदर चेंज के बारे में, गला ख़राब हो रहा है, तो क्या अच्छा, एक तो वेदर चेंज पे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा लेमन और वाटर इस्तेमाल करें स्कंजबीन के तौर पे। जिन लोगों का गला ख़राब हो जाए वो नहीं, या जो लोग एलर्जिक हैं वो नहीं उस वक्त यूज़ करें, लेकिन वैसे करें ताकि विटामिन सी के हैवी डोजेस आपकी बॉडी के अंदर जाएं। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी हमने सुना है कि इज़ द, और हम अक्सर बात भी करते हैं, इज़ द मेन थिंग जो कि बहुत सारी क्योर्स में आता है। और आप अगर अब अपनी डाइट सही करनी है तो मिर्च मसालों से परहेज़ करें, कच्ची गज़ाओं से परहेज़ करें। बरसात का मौसम है, बीमारी जल्दी हो जाती है और गला आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। अब सुंदर, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है या वायरल इन्फेक्शन, और एक होता है कि एलर्जी हो जाए। ठीक है, तो कई लोगों को सीजनल एलर्जी होती है कि गर्म ठंडी हवा AC से निकले, बाहर निकले, उससे भी गला ख़राब और साइनसाइटिस होता है। तो ऐसे में तो एंटी एलर्जिक कोई लेके रात को सो जाएं,
और अगर बैक्टीरियल या वायरल इंटरवेंशन है जिसमें बुखार भी चढ़ रहा है, जिस्म भी टूट रहा है, ज़ुकाम भी शदीद हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसमें फिर ये है कि आप गरारे ज़रूर करें, रोज़ करें सॉल्ट एंड वाटर के। सही। अगर आपको सॉल्ट नहीं सूट करता तो आप हल्दी के गरारे कर सकते हैं। कोई खास टाइम? सुबह सुबह उठ के दिन में 3 दफ़ा ज़रूर करने चाहिए। रात को गले में कुछ लगा ना छूट जाए इसलिए गरारा, सुबह इसलिए करना है ताकि आपका गला साफ रहे। वही पानी जो गर्म है वो अपने नाक में भी ऐसे करें ताकि आपकी नेजल म्यूकोजा भी उससे बेहतर हो। और उसके अलावा फटकरी का बहुत जिक्र आता है, फटकरी जिसको हम एलम कहते हैं, तो उसके भी बिल्कुल गरारे टाइप जो है बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसका लेके उसके गरारे करें, वो आप पढ़ लें, आपको पता लगे उसका तरीका इस्तेमाल क्या है और वो करके तो वो उसके गरारे बहुत अच्छे। बिल्कुल, एंड यू हैव टू बी सो केयरफुल क्योंकि हर दूसरे तीसरे शख्स का, हर किसी का, बच्चों का गला खराब है, वेदर चेंज है, तो दिस इज अ ट्रिकी वेदर। मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, बड़ा ट्रिकी सा वेदर है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस एज वेल। डेंगी भी है, डेंगी से भी एहतियात करिए। तमाम आपको रिमाइंडर्स हैं, हम साथ साथ देते जाते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज 24 सितंबर है और 24 सितंबर को जी ख़वातीन हज़रात पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर रिसर्च डे मनाया जा रहा है। सो हमने सोचा कि डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में हम कैंसर प्रिवेंटिव फूड्स पे डिस्कशन करें। डॉक्टर साहबा, नाउ ये कहना कि हर किस्म के कैंसर के लिए एक तरह का खाना होगा, किस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं लिस्ट आउट? नहीं, एक तो ये है कि दिस यूजुअली एक ऑन्कोलॉजिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो कि आपको गाइड करता है। अगर अल्लाह ना करे कि किसी को कोई भी बीमारी हो, अगर कैंसर हो जाए तो उसमें फिर जो न्यूट्रिशनल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो आपकी चीज़ों को देख के करता है। हम एक जनरल बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है? सही। और कैंसर के ऊपर एक तो रिसर्चेस बहुत ज़्यादा आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि जब आपकी बॉडी का लेवल एसिडिक होता है ना, तब कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, ठीक है, कार्सिनोजेंस उनको कहते हैं। कार्सिनोजेंस मसलन ये, अब एसिडिक पीएच क्या होता है कि आपकी बॉडी तजाबियत की तरफ ज़्यादा जा रही है या दूसरी तरफ जिसको हम एल्कलाइन कहते हैं। 7 से जो नीचे का पीएच है वो एसिडिक होता है और 7 से ऊपर का जो पीएच है वो एल्कलाइन होता है। अब एसिडिक फूड्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको हमें कम खाना चाहिए ताकि बॉडी में एसिडिक मीडियम पैदा ना हो जो कि कैंसर को पैदा करने में मुआविन होता है। ओके, ठीक है, तो उसमें एसिडिक फूड्स में आते हैं बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी का ज़्यादा इस्तेमाल, अंडे और इस किस्म की चीज़ें जो कि हम बड़े शौक़ के साथ खाते हैं। इसीलिए हमारे रिलीजन में भी है, हम लोगों को सिखाया भी जाता है कि हर चीज़ इत्तेदाल से करनी चाहिए और हर चीज़ एक बैलेंस के साथ करनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा गोश्त खाना भी सही नहीं है, अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये हमारी बॉडी को एसिडिटी या एसिडिक नेचर की तरफ ले जाता है। फिर न्यूट्रल चीज़ें हैं जिसमें शुगर आ जाती है, स्टार्च आ जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ये स्टार्चेस, ग्रेन्स आ जाते हैं, होल ग्रेन हो गया, ये न्यूट्रल है, ये ना एसिडिक है ये ना एल्कलाइन है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब एल्कलाइन फूड्स जिनसे हम अपनी बॉडी को बचाव की तरफ ले जा सकते हैं। सही। ठीक है, उसमें टॉप 10 जो है वो मैं लिख के ले आई हूँ। एक तो लेमन एंड वाटर। ओके। अच्छा, अब लेमन बजाते खुद जो है इट्स अ फेरी टेल थिंग कि लेमन जो खुद है वो तो है एसिडिक, ठीक है, लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हो तो उसका नेचर एल्कलाइन हो जाता है। सही। तो इसलिए नींबू पानी आपकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं बॉडी में उसको खत्म करता है। बिल्कुल ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक हो गया। सही। दूसरी चीज कोकोनट, नारियल के पानी का इस्तेमाल। इवन कैंसर पेशेंट्स हु गो थ्रू कीमोथेरेपी एंड दे कांट ईट एंड बिकॉज उनको वॉमिटिंग इतनी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स इतने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनके लिए भी हम लोग कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी सजेस्ट करते हैं। फ्रेश जो होता है। हाँ, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, ऑफ कोर्स। सही। जो चीज नेचर से सम बॉटल्ड एज वेल, इस वजह से मैंने कहा मैं हाँ वही ना, देखो अगर कुछ नहीं है तो फिर बॉटल्ड, लेकिन जहाँ पे हमें फ्रेश मुयस्सर है तो हम क्यों ना करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एप्पल्स आ जाते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं, ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर बहुत ज़्यादा इसमें किंग हैं जो जब आते हैं। फिर मेलन्स आते हैं यानी कि खरबूजा हो गया, गरमा हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं जनाब डेट्स, खजूर तो खजूरें एल्कलाइन होती हैं। ठीक है, सो आप खजूर यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आते हैं जनाब जो हम बात कर रहे थे कि दालें हो गई, ये वाली चीज़ ऐसी है जो एल्कलाइन में आ जाती है। फिर और बहुत सारी एल्कलाइन में फ्रूट्स आते हैं, उसमें वेजिटेबल्स आती हैं, उसमें आपके आ जाता है डेयरी भी आ सकती है, दही वगैरह का इस्तेमाल, प्रोबायोटिक्स वगैरह हैं वो। और ये चीज़ें जितना आप यूज़ करोगे, इसीलिए हम जब भी बैठते हैं सुंदर्स,
हम अक्सर लोग समझते होंगे कि हम किसी दही और सब्जियों के कोई वो नहीं, व्यापार तो नहीं है, इसको पता लगे नेक्स्ट मेरी एक सब्जी की दुकान खुल रही वाला किस्म की नहीं। इसका ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक को हम आगाही दें कि आप लोग ऐसी ग़िज़ा यूज़ करें जो आपको किसी बीमारी की तरफ लेके ही ना जाए। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम So आपको true. वो करने टिप्स के लिए हाँ। अच्छा, ये जो आपने नींबू पानी बताया, ये स्टमक के मरीज के लिए, वैसे अगर नींबू हम डालते हैं पानी में तो वो तो बड़ा डिस्टर्ब करता है स्टमक। देखिए वो जो लोग नहार मुंह लेते हैं ना उनके लिए डिस्टर्बेंस अच्छा। है। अगर आप खाने के साथ लें और आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना लेमन चाहिए, कई लोग 3-3 लीमू निचोड़ सकते हैं। अगर आप बर्दाश्त नहीं आपका स्टमक कर रहा तो आप उसको खाने के दरमियान लें और थोड़ी सिपिंग करें उसकी और थोड़ा लेमन डालें। आधा हाफ लेमन भी नहीं, बेशक 3-4 कतरे ही डालें। उस वाटर को तो एल्कलाइन बनाए ना। इसी तरह सुंदस और मैं अक्सर एक डिटॉक्स वाटर के बारे में भी बात कर रहे होते हैं और वो हम बेशतर बात करते हैं। उसकी ये वजह नहीं है कि हमें बड़ा पसंद है, इसकी वजह ये है कि हमने खुद से उसके अपनी बॉडी पे असरात मुरतब होते देखे हैं। मैंने देखा हुआ है वो पुदीना, खीरे, पता है फॉलो करते हैं करती हूँ सारा जो है। वो रख के उसको लेकिन रात को फरा रख के- वो इट वर्क्स। अच्छा है ये वो चीजें जो मैंने खुद अपनाई और मुझे अपने में चेंज नजर आया डॉक्टर साहिबा की कंसेंट के साथ। ये ऐसा चले नहीं मैं भी हवा में। मैंने किया, मैं गर्मियों में ज्यादा करती हूँ, मगर अभी भी गर्मी है। वैसे आपने कहा था कि मौसम चेंज हो रहा है नहीं, आप तो किसी क्या भी हुआ? वक्त कर सकती हैं, आप किसी भी वक्त कर सकती डॉक्टर हैं। साहब दोबारा से बता दें रेसिपी लोगों के लिए ताकि वाटर के अंदर खीरा, उसके अंदर पुदीना, उसके अंदर जिंजर यानी कि अदरक के टुकड़े। पूरा अदरक नहीं डालना, थोड़े सा और आप अगर वो संतरे माल्टे आ जाएं वो भी डाल सकते हैं। और खीरा हमने बोल दिया, हाँ, और मिंट भी हो गया और लेमन। मतलब भिगो के रख देना है या फौरन आपने पीना? उसको डाल के रात को ना उसको या फ्रिज में रख दें या अगर मौसम ठंडा हो गया है तो उसको बाहर रखें जग को और उसमें से रोज पानी पीते जाएं। अच्छा मैं तो वैसे इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करने के आई डोंट नो, ब्लेंड करने के बाद उसको छान लिया और छानने के बाद पी लिया। अच्छा मैं ऐसे ही पीती हूँ, है ना? मैं ऐसे ही डाल के पीती हूँ, अपनी अपने तरीका है। बिल्कुल बट सही। दिस इज आल्सो अ गुड थिंग। उसमें ये है कि सारी चीजें एकदम से अच्छे आप तरीके ज्यादा से फायदा blend हो लेती हैं जाती उससे। हैं। हाँ, हाँ, और इनको फर्क भी बहुत ज्यादा पड़ा था। आपको लगा है शी ना? स्वेयर्स बाय इट। यस नहीं बिल्कुल है, मुझे लग भी रहा है। हाँ। थैंक यू सो मच। लेकिन खवातीन सर वो बातें जो आप खुद अप्लाई करें और आप में कोई चेंज पॉजिटिव नजर आए तो आपको वो चीज़ जरूर शेयर करनी चाहिए जी, वरना हमारे यहाँ पे बैठने का मकसद बेमानी हो जाता है। तो यहाँ पे बैठने का मकसद बामानी होना जरूरी है। डॉक्टर साहब टिप ऑफ द डे प्लीज। टिप ऑफ द डे ये है कि आप अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन होती है ना तो कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। इसलिए जब हम दिस इज लिंक टू कैंसर इन अ वे कि जब आप अपनी बॉडी में कोई फुजला इकट्ठा नहीं होने देते तो आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन रहती है और ना ही उसके अंदर ऐसी एनवायरनमेंट पैदा होती है कि उसके अंदर बीमारी पनपे। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आप 1 टीस्पून डालें चिया सीड्स पानी के अंदर, 1 टीस्पून आपने डालना है इसबगोल का छिलका और 1 टीस्पून आपने डालना है तुख्मे बालंगा। बिल्कुल सही। और वो आपने ओवरनाइट सोक करना है और सुबह के वक्त आप उसको अपने या तो उस वाटर में डाल लें, वो वाटर के साथ चिपक उसमें फ्रूट्स के साथ चिपक जाता है, अलहदा बेशक रख लें, चिपक जाए भी तो कोई फर्क नहीं कोई बड़ी पड़ता, बात नहीं, ठीक। क्योंकि आपने फिल्टर करके ही पानी लेना है। तो वो जो है वो पानी आप दिन भर पिएं ताकि, और वो कोई जादुई नुस्खा नहीं है कि ये एकदम से बंदा जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी, उसको पीते रहें ताकि आपकी बाउल हैबिट्स, आपकी अंतड़ियों के अंदर जो टॉक्सिसिटी जमा होती है लेयर बाय लेयर वो निकले। और ये बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है सुंदर, आप भी बाहर गई हुई हैं, आप भी, के वहाँ पे तो कोलन क्लेंस देते हैं, बड़ी अंतड़ियों का पूरा एक क्लेंस देते हैं और हम लोगों में ऐसा कोई रुझान नहीं है और दैट इज़ वेरी गुड क्योंकि आपकी बॉडी और आपके लिवर को एक किक स्टार्ट मिलता है। तो अपने जिगर का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत सारी बीमारियाँ जिगर की कमज़ोरी की वजह से हो रही हैं और आगे कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि जिगर कमज़ोर होता है क्योंकि इट्स लाइक अ मशीन जो कि बैकलॉग से ख़राब होती है। और मैं सोच रही थी आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हम लिवर से रिलेटेड एक पूरा प्रोग्राम ही कर लेंगे। फैटी लिवर पे किया भी था और हम और भी करेंगे क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड है। तो आई थिंक वो एक आपके सेगमेंट में हम उससे इंसाफ नहीं कर सकते क्योंकि जो अल्कोहल और जो सिगरेट नोशी है ये भी तो कैंसर प्रोड्यूसिंग चीजें हैं ना। तो इनके बारे में भी हम आगे बात बिल्कुल। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजीन मलिक का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन और हज़रात हम फरा अनवर की तरफ बढ़ेंगे। फरा क्या सुनाने वाली? लाइव सिंगिंग है जी। हाँ जी, मैडम जी की गजल है बड़ी खूबसूरत और आपको भी बड़ी पसंद है। हाँ बिल्कुल, आपको पसंद नहीं? अच्छा मुझे तो ना सुनाओ फिर। अच्छा, नहीं सुनाइए, आपको बहुत पसंद है, मुझे पता है, मैं इसलिए उनको सुना। सबको पसंद है। ख़वातीन और हज़रात आ जाइएगा प्लीज फरा अनवर के लिए क्लैप, खड़े होकर बैठे हुए कर।
कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। दुआ बहार की मांगे तो कितने फूल खिले। दुआ बहार की मांगे तो कितने फूल खिले। कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। तुझे हो दिन शब में उन्हें जलाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। जी ख़वातीन नौज़त, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम। और ख़वातीन नौज़त, हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी वो तमाम लोग जो अपनी फ़ील्ड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनली करते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक जो है उनकी अकम्पलिशमेंट्स को और उनकी अचीवमेंट्स को पहुँचाया जाए। कैसे हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत, अब फायरवर्क्स हम आम तौर पे समझते हैं कि बस फायरवर्क है ना जी, कि शादी ब्याह या मुख्तलिफ जो बड़ी इवेंट्स, बड़े होते हैं इवेंट्स, आलीशान इवेंट्स, उसमें आपने फायरवर्क्स कर लिए। लेकिन हमारा ये जो तासुर है ये गलत है। फायरवर्क्स बजाते खुद एक ऐसा शोबा है कि इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको डील करना पड़ता है और इसके मुख्तलिफ इंटरनेशनली फेस्टिवल्स होते हैं। और किस तरीके से शाहिद महमूद भट्ट साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, इनकी अकम्पलिशमेंट्स की अगर बात करें तो मॉस्को इंटरनेशनल फायरवर्क्स फेस्टिवल 2022 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ये 14 अगस्त को जो है ये हुआ। और 14 अगस्त को 2022 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव आर्ट वर्क से पाकिस्तान का नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फायरवर्क्स परफॉर्मेंस में
में बैकग्राउंड में पाकिस्तानी क्लासिक फोक म्यूज़िक के हवाले से बहुत सा काम किया। मैं इसलिए नहीं इंट्रो देख के ज़्यादा बता रही कि फिर तमाम अकम्पलिशमेंट्स जो हैं हम जानेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की ज़बानी। सो वेलकम करते हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपकी अकम्पलिशमेंट्स और आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी जी ख़वातीनो साथ ये एहसास ही कुछ और होता है शायद साहब, जब आप पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये एहसास और ये जो फीलिंग है इसको शेयर कीजिएगा सर, जब मॉस्को फायरवर्क फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। देखें, जब आप अपने मुल्क को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो मैं बता नहीं सकता, आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे होते हैं। बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और जब आप स्पेशली जब आप विन कर जाएँ, चैम्पियन बन जाएँ, और बिलीव करें मैं मॉस्को में था तो जब हमने विन किया तो 2.5 लाख का क्राउड जो बैठा सामने, 2.5 लाख का क्राउड, और वो शाउट कर रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान। तो वो क्या फीलिंग्स हैं वो मैं बयान नहीं कर सर सकता। कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया? जिसमें टोटल 8 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग और पाकिस्तान। मैंने 7 को बीट किया। ओके 7 को बीट किया। सब सादा ज़बान में अगर हम बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि पानी के हवाले से फाउंटेन्स को हम देखते हैं म्यूज़िक की लहरों के साथ या म्यूज़िक के सुर के साथ जो है वो मूव कर रहे थे। फायरवर्क्स को कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, मैं इसको कहता हूँ इट्स बर्निंग कलर आर्ट। तो ब्रश से तो जब कैनवस पे बंदा कुछ पेंट कर रहा होता है तो कंट्रोल करता है, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल काम है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। 37 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में और ये सारी चीज़ों में इसको टारगेट्स को अचीव करने में। तो अभी हमने जो वहाँ पे फायरवर्क्स होता है दुनिया में कंपटीशन का, तो उसमें फायरवर्क्स सिंक्रोनाइज विद म्यूजिक बीट्स। एक्सीलेंट। यानी कि एक एक बीट के साथ आपका फायरवर्क्स डांस कर रहा होता है। अगर आप एक भी बीट मिस करते हैं तो लाइक दिस के जैसे एक सिंगर गा रहा है और उसका बीट मिस, बेताल और गाना फिनिश। सही। तभी इसमें हमारे लिए कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। 10 मिनट हमने म्यूजिक देना। ओके। उसमें 2 मिनट का हमने जो रशिया का जो क्लासिकल म्यूजिक था उसको हमने लिया, फिर हमने अपना पाकिस्तान म्यूजिक 2 मिनट के बाद हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, तो 14 अगस्त के हवाले से हमने इस परचम के साए तले हम एक हैं। अरे उसके बाद लट्ठे की चादर उत्ते सलेटी रंगवाइया, उसके बाद लंग आजा पतन चनांदा, फिर उसमें क्लासिकल तोड़े बहुत कुछ, और जो फिनाले हमने किया वो लाल मेरी पत रखी। अरे तो यानी इस हिसाब से वो तमाम सादा जबान में कहें तो फायरवर्क्स को कंट्रोल किया जाता है। जिस कंट्रोल किया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है। थ्रू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी दुनिया तो टेक्नोलॉजी से खेल रही है। तो हम मुल्क हैं, हम तो गरीब मुल्क हैं, बहुत सी चीज़ों में हम लोग पीछे हैं, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अभी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, इंशाल्लाह और भी लेंगे। तो मैंने इसके ऊपर यानी कि 2019 में भी मैं इस कंपटीशन में गया, तो वो मेरा लर्निंग टूर था। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, तो गोरों से लड़ना और ये ख्वाब था, तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। फिर वो जो मैंने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग मैंने पाकिस्तान में आके फिर उस पर मैंने रिहर्सल स्टार्ट की, और फिर मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह फुल्ली प्रिपेयर होके गया। और जो मेरा ये ड्रीम था, अल्लाह ने ड्रीम इज कम ट्रू, और मैंने 7 कंट्रीज़ को पुट डाउन किया और बिकम ए वर्ल्ड चैंपियन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। सब शौक बचपन से था, इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल हुई? फैमिली में कोई था जिसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया? जी देखें, शौक तो मेरा कुछ और था, मैं एक्टर बनना चाहता था। 1987 में आई हैव गॉट पास ऑडिशन पीटीवी से, मैंने 87 में एज एन एक्टर ऑडिशन पास किया। ठीक है, लाहौर सेंटर। लाहौर सेंटर से, आजम खुर्शीद साहब का ज़माना था। ओके। तो मैं इंसिडेंटली इस काम के अंदर आया। मैं पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ और करना चाहता था। तो जब मैं इसके अंदर आया तो मैंने देखा यार यहाँ पे मेरे जो एक्सपोजर है, जो पीआर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके। तो फिर मैंने इसके अंदर आया, फिर डे बाय डे फिर मैंने इसको थोड़ा अप किया। तो 91 में एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे,
गोरा बुला लिया गया। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो हम लोग कर रहे हैं जब से हो रहा है। अभी लेटली अभी जो 12 मार्च को हुआ वो मैंने ही किया। बिल्कुल सही। तो वो उस पे उनका मैंने फायरवर्क्स देखा तो मैंने सोचा यार कल को फिर कोई और आ जाएगा हमें लेट डाउन करने के लिए, तो गोरे से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, इनको कैसे भगाना है। तो फिर मैं इंशाल्लाह उनके मुल्क में जाके वाह, दुनिया की जो 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 टॉप टीम्स हैं, ये मैंने 2 कंपटीशन लड़े, यानी मैंने 17 मुल्कों के साथ मैंने समझ लें ठीक है, मैंने कंपटीशन Overall, लड़ा ठीक है। ओवरऑल। तो मैंने सबको चेक किया, सबकी वो क्या कहते हैं कैपेसिटी को चेक किया। बिल्कुल सही। तो उसके मुताबिक प्रिपरेशन की और इंशाल्लाह इस वाले फेस्टिवल में इंशाल्लाह कोई मेरे शो के करीब भी नहीं भटका। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, ये अचीवमेंट है ये वो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस थी और फिर आपने टेक्निक्स तमाम कंट्रीज़ की देखी जो आप बता रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर अपनी तमाम ताकत और हिम्मत, और फिर अल्लाह ताला ने जो एक आपको मोटिवेशन दी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ऑब्वियसली हम देखते हैं फायरवर्क्स के हवाले से कितना अवेयरनेस आई है हमारे मुल्क में, और ये भी तो फिर एक अलग से शोबा हुआ, राइट? ये एक शोबा है। देखें दुनिया जो है, दुनिया इस शोबे से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको सिंपली। चाइना ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स गेन करता है इस फायरवर्क्स इंडस्ट्री से, और उनका एक शहर है लियोयांग जो उनकी जीडीपी का मेरे ख्याल में 20% फायरवर्क्स उनको दे रहा है। तो ये इस गेम में बड़ा पोटेंशियल है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है, बड़ा ही मुश्किल है, सर बहुत ही खतरनाक भी तो होगा। कभी कोई मिसहैप हुआ, कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, क्योंकि अब आग है भाई, अच्छा चलो पानी के केस के अंदर तो फिर भी मैं कहती हूँ फिर भी पानी भी खतरनाक, लेकिन आग है, आग के साथ खेलना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाजी है। तो जो आपका पेशा होता है, जो काम आप प्रोफेशन करते हैं, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसमें लॉयल्टी आपकी बड़ी ज़रूरत है, और पाकीज़गी बड़ा डिपेंड करता है। तो मैंने बारूद से खेला 37 साल, और इंशाल्लाह इंसिडेंटलेस मेरे वर्क प्लेस पे भी और मेरे इवेंट प्लेस पे भी। मेरे ख्याल में मैं दुनिया का वाहिद बंदा होऊंगा जो इंसिडेंटलेस है। मेरे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस काम को बड़ा डीपली समझता हूँ। सही। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, इसकी एक चीज़ SOPs पूरी दुनिया से मेरी तकड़ी है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े ये नेशनल टीवी पे बात कर रहा हूँ बैठ के, कि जो SOPs इसकी रिक्वायर्ड हैं वो मेरी पूरी दुनिया से बड़ी हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं नाज़रीन के साथ शेयर करते हुए? जी फ्यूचर प्लान मेरे ये हैं कि देखिए मैंने ये सारी हासिल की अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़े मैं कुछ कहना नहीं चाहता, फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हमें ज़रूरत है चीज़ों की, ठीक है। तो मेरा जो पर्पस था कि मेरा पोर्टफोलियो तकड़ा करने का, मुल्कों को पुट डाउन करके तो इंटरनेशनल मार्केट में मैं जाना चाह रहा था कि वहाँ से मैं अपने मुल्क के लिए डॉलर्स कमा के यहाँ पे लेके आऊँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो मेरे इदारे हैं, जो मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो मुझे अगर सपोर्ट करें तो हमारे ये सराउंडिंग में गल्फ में इतना स्कोप है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से फायरवर्क्स इंडस्ट्री कमा के लेके जा रहे हैं यूरोप शोरप। और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल होगा और ये आना चाहते हैं इस काम की श्योर बिल्कुल सही, और आप सिखाएंगे भी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह को आएगा। मैं इसको, अब मेरी मिराज थोड़ी है, मैं तो फैलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी नेक दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ। अल्लाह ताला और आपको कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन और हज़रात, ये हैं हमारे वो मेहमान शख्सियत जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं पहचाना जाता, आपका नाम तो कहीं पीछे होता है, आपको पाकिस्तान की वजह से, मेरे इस धरती माँ की वजह से शनाख्त मिलती है। और वो फील ही कुछ और होता है कि जब आप कोई विन करते हैं, कोई ट्रॉफ़ी या कोई अवार्ड, तो आप ज़रा सोचें कि आप सोच नहीं सकते उन तमाम लोगों के एहसासात को कि जिस कैफियत से वो गुजर रहे होते हैं कि जब वापस घर आएंगे तो किस फ़ख्र और मान के साथ वापस आते हैं। ऐसी मेहमान शख्सियत जो यंगस्टर हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया नूह दस्तगीर भट्ट ने। और हम वी फीलिंग सो प्राउड। आई रिमेंबर कि जब पहली बार नूह को हमने देखा, ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो एवरीबडी वॉज एट प्रेज और दुआएं निकल रही थी। और दुआएं समेटने का हुनर इसलिए आता है क्योंकि वालिदैन की दुआएं ये लेते हैं। सो ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होने वाली एक्सक्लूसिवली नूह दस्तगीर भट्ट से, और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत सारी गपशपों की एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं मुझ में और जो जोश और जज्बे से मैंने आपको वेलकम बैक किया, ये एनर्जी तब आती है जब वो तमाम के तमाम लोग, जिस तरह शाहिद साहब से भी मुलाकात हुई आपकी ब्रेक पर जाने से पहले, और फिर जितने यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते। ख़वातीन हज़रात, इतना अच्छा लगता है जिस उम्दगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान का नाम साथ लेकर चलना, और ये शऊर बेदार हमारी यंगस्टर्स में है कि अपनी कैपेसिटी में, अपनी फील्ड में, अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बना के और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ इंटरनेशनल सतह पे करना, ये बड़ा मैं समझती हूँ बाकमाल एक अंदाज़ है हमारे यंगस्टर्स का। और हमारी कोशिश होती है कि अपने पीटीवी के वीकेंड एट होम के प्लेटफॉर्म में उन तमाम यंगस्टर्स से, उन तमाम अचीवर्स से आपकी मुलाकात कराए और वो जोश और जज्बा और मोटिवेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि हम और आप भी और ज़्यादा मुल्क का नाम रोशन कर सकें। सो मेरी एक ऐसी मेहमान शख्सियत, तो मैं खड़े होकर इनका तारुफ कराऊंगी। भाई ये तो बनता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बात करते हैं नू दस्तगीर बट की, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ख़वातीन हज़रात, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। और जो रिकॉर्ड बनाए मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रहे थे। मैंने कहा नू आप खुद बताएंगे अपनी ज़बानी। उसके अलावा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स के 2018 के। गुजरावाला वेट लिफ्टिंग फैमिली से ताल्लुक़ है और आपके वालिद साहब दस्तगीर बट साहब आपके कोच हैं। फिर वालिद साहब आ जाएं तो दुआएं तो समेटने का हुनर, और फिर अल्लाह ताला रास्ते कैसे हमवार करता है। आपके सामने मौजूद हैं नू दस्तगीर बट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपकी मेरी उम्र में कोई 1-2 साल का फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल। बहुत आहिस्ता बोले, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, हम इनकी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। जी कमाल कमाल। फरा, क्या कहेंगी? ये जो हमारे पाकिस्तान का एक फ़ख्र है ये, एंड ही इज ओनली 23 नू। जी, माशाल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, ये आप देखें 23 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर लेना नू, अल्लाह ताला का खास करम है आप पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि इतनी यंग एज में मैंने मतलब कई जो टाइटल्स हैं, मैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन भी हो चुका हूँ और 2 बार साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका भी जो है गोल्ड मेडल ले चुका हूँ। वी वर ऑल सो प्राउड। मैंने आपको बताया, मैं तब ऑफिस में ही हम थे और मुझे याद है कि जब ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो हमको अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो एकदम से मैंने कहा कि एक सेकंड, ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही है, कौन है बच्चा? तो जब हमने देखा तो वी वर लिटरली, सब ने क्लैप की। द होल नेशन इज प्राउड ऑफ यू, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स और उसमें रिकॉर्ड बनाना और गोल्ड मेडल हासिल करना, ये बड़ा एजाज़ का काम है, मुश्किल काम है। अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताइएगा। बेसिकली हमारी वेट लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स होते हैं। एक होता है स्नैच और एक होता है क्लींज। तो स्नैच एक डिफरेंट तरीके से टेक्निक से उठाया जाता है और क्लींज एक डिफरेंट टेक्निक से। ठीक है। तो स्नैच में मैंने जो रिकॉर्ड किया 173 और जो क्लींज में किया 232 केजी। अच्छा, बोल ऐसे रहे हो, मैंने कहा ये हम जैसो, चले हम तो 2 किलो भी उठा ले, बड़ी बात है। अरे जरा रोबदार तरह 232 जी 232 केजी। केजी। और इनको कंबाइन करके 405 केजीज बनता है, जो टोटल रिकॉर्ड होता है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के हिस्ट्री के 3 नए रिकॉर्ड हुए हैं और इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स पे आज तक इतना वेट नहीं लिफ्ट किया गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाउ डिड इट फील जब आपको मेडल दे रहे थे? तो क्या फीलिंग क्या थी, क्या एहसास थे? सच बताना बिल्कुल। क्या सोच रहे थे उस वक्त? पहले तो अपने वालिदैन का मतलब जहन में था कि जो वो चाहते थे, जो उनका ख्वाब था कि मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार हम मेडल लेंगे गोल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो ले लिया तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और एक प्लेयर के लिए बड़ा ये
फ़ख्र का मुकाम होता है जब वो अपने मुल्क के लिए इंटरनेशनल सतह पे मेडल ले या रिप्रेजेंट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और जब आपका नेशनल एंथम चल रहा होता है, आपका फ्लैग सबसे ऊपर होता है और कई नेशंस वहाँ पे जो होती है वो आपके नेशनल एंथम के लिए मतलब स्टैंड करती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है और इसको आई थिंक लफ्ज़ों में बिल्कुल नहीं बयां कर सकते। है ना, बिल्कुल वो एहसासात और वो कैफियत कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अल्फाज का इस्तेमाल कर ही नहीं। आई कैन बिल्कुल, टोटली बिल्कुल, अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं अचीव कुछ किया, लेकिन ये ज़रूर है कि अचीवर्स के इंटरव्यू करके वो मैंने उनकी आंखों में वो एक खुशी के आंसू देखे हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना। नू, मोटिवेशन कहाँ से मिलती है इतनी सी उम्र में? इतनी सी उम्र इसलिए क्योंकि यू 23 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं हमारे, कहा जाता है कि इतने मैच्योर नहीं होते, उनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं। तो ये फिर डायरेक्शन कहाँ से आई आप में? बेसिकली मैं इसका सारा जो क्रेडिट अपने फादर को देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल फोकस नहीं रहता वैसे, तो वो फोकस करवा के रखते हैं, मैं सही कह रही हूँ ना? डंडे से भी और वैसे भी प्यार से भी। तो बिल्कुल एक फोकस जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप आई थिंक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उनकी सख्तियाँ कुछ और नरमियाँ भी थी, तो सख्तियाँ ज़्यादा थी क्योंकि मैं ज़रा शरारती भी काफ़ी रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पे सख्ती कुछ ज़्यादा थी। और एक जिम्मेदारी की तरह एक मतलब एक टारगेट रख दिया गया था कि ये हमने अचीव करना है, पाकिस्तान के लिए करना है, एक ओलंपिक मेडल पाकिस्तान को ज़रूर हमने देना है। तो वो एक बचपन से ही, मतलब जब मैं 12 साल का था तब हमने स्टार्ट कर दी हुई थी वेट लिफ्टिंग। सही। और जो मेरा भाई हंजला है वो 8 साल का था जब हम दोनों ने एक ही दिन स्टार्ट आप कौन सी, आप यानी मंझले हो, बड़े हो, छोटे हो? मैं दूसरा, मेरे से बड़ी मेरी एक सिस्टर। ओके, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद मेरी को सिस्टर, फिर हंजला। ओके। हंजला सबसे छोटा। ठीक है। तो हंजला भी पाकिस्तान चैंपियन है और हंजला भी मेरे साथ इंग्लैंड में रिप्रेजेंट उसने पाकिस्तान को किया। रियली एक्सीलेंट। अच्छा, सबसे पहला फोन किसको किया? सच सच बताओ। वालिद साहब तो साथ थे जब गोल्ड मेडल हासिल किया, सच सच बताओ किसको किया? कौन? मैंने अपनी वालिदा को किया था सबसे पहले, और उनसे मैंने यही पूछा था कि वालिद साहब खुश हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ खुश हैं बिल्कुल। वालिद साहब साथ नहीं गए थे? नहीं, वालिद साहब साथ नहीं गए। बिल्कुल सही। सो वो एहसास और वो एक कैफियत ही कुछ और होती है। जब पाकिस्तान आए तो जो आपका इस्तकबाल किया गया, क्या तवक्कुआत थी, और वो तवक्को और वो आपको नज़र आया जोश और जज्बा लोगों में? बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कौम ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट के अलावा किसी और प्लेयर को मतलब इस तरह कोई जानता है। मतलब अगर आप कहीं पे भी चले जाएं तो हर मतलब क्रिकेट के प्लेयर्स को जाना जाता है कि वो बहुत फेमस है। तो ये मेरे लिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं आया तो अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे हर बंदा पहचानता है कि यार ये वो है जिसने मतलब कॉमनवेल्थ में मेडल लिया है। अभी पहला ऑटोग्राफ किसने लिया ये बताओ भैया? सेलिब्रिटी ऑटोग्राफ भी चाहिए। किधर अभी कार्ड खाली? कोई खाली कार्ड नहीं भाई मुझे मिलता। अच्छा जी बताएं, पहला ऑटोग्राफ किसने लिया? मुझे खुद नहीं याद है ये क्या? अच्छा ये कहो कि इतने सारा ऑटोग्राफ्स मैंने लिए दिए, ये क्या लिखते क्या ऑटोग्राफ में ये बताओ? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं अपना वेट बनाता हूँ। अच्छा, सेलिब्रिटी लग के कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ये क्या, ये तो तस्वीरें बना रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं हैं? ये तो खेलना शुरू हो गया पेन के साथ। जैसे मैं थोड़ा स्लो हूँ पढ़ाई में, अच्छा। तो मैं अपने तरीके से करता हूँ। नू, ये आज ही करना है, ये परसों तक नहीं हम जी, प्रोग्राम? जी, जी, जी। अच्छा, कलर भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप, मैं मजाक नहीं फरा कर रही। नहीं, आपने दिखाना नहीं है। हाँ, कलर इसमें कलर है? हाँ, ऊपर से दीवार भी बना दो। नहीं है? नहीं, ये है जी, ये देखें। यस, ये क्लैपिंग मेरे लिए, ये मेरे लिए बनाया जी ऑटोग्राफ खास तौर पे। इन्हें डिफरेंट दिया ना अच्छा, ऑटोग्राफ। एक काम करो, एक स्माइली फेस भी बना दो। हाँ, छोटे भाई हो ना मेरे, स्माइली फेस बनाना भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, गुजरांवाला शहर ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आप मकबूल, लेकिन हम जब गुजरांवाला शहर की बात करते हैं तो, और फिर पहलवानी के शोबे की हम बात करें, इतने बड़े बड़े पहलवान और इतनी अचीवमेंट्स हैं गुजरांवाला शहर से एसोसिएटेड, तो फिर गुजरांवाला शहर ने कैसे आपका इस्तकबाल किया? जी बिल्कुल। गुजरांवाला एक तो गार्ड है स्पोर्ट्स के, मतलब कई प्लेयर्स वहाँ से निकले, कई आई थिंक सब बहुत ज़्यादा मेडल जो हैं गुजरांवाला के ही प्लेयर्स लेके आए हैं आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये एक चैलेंज भी था कि मतलब गुजरांवाला में कई जो नामगर मतलब प्लेयर्स हैं, तो इनाम भट्ट साहब ने भी अभी हाल ही जी, में बिल्कुल। अचीवमेंट ली है, बिल्कुल हासिल इनाम की। भट्ट साहब रेसलिंग में जो मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडल हुए इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो बिल्कुल एक ये प्राउड मोमेंट भी है कि जिस सिटी से हम, और अल्हम्दुलिल्लाह
बिल्कुल सही। नू गुस्सा आता है तो आप तो एक दो लगा भी देते होगे, सच सच बताओ। नहीं, स्टार्टिंग में था किसी की जुर्रत है वैसे, ये मुझे ये बताओ सबसे पहले। नहीं नहीं नहीं, कोई तो किसी होगी। की नहीं नहीं घूरी कराते हो गुस्से वाली शक्ल, जब गुस्सा आता है नू को तो क्या शक्ल होती है? नहीं, सच सच। वो सिर्फ कंपटीशन पे ही आता है, आगे पीछे नहीं आता। अच्छा, एक तस्वीर इनकी थी, प्लीज जरा दिखाइएगा, मैं उस पर बात करना चाहूंगी, फिर फरा की आवाज में हम गाना सुनेंगे। ये गुस्से की कैफियत थी, एक तस्वीर थी जिसमें ऐसे मुंह खोल के आप, और एक वो एक्सप्रेशन, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, एक और है, सोलो इनकी तस्वीर है, वो जरूर दिखाइएगा, नहीं थोड़ी देर में आती है। तो गुस्सा आता है तो किस तरीके से इजहार करते हो? नहीं, बेसिकली गुस्सा नहीं होता, वो जो आप पिक्चर की बात कर रही हैं वो आफ्टर लिफ्टिंग के बाद है। ठीक है। मतलब वो हाँ, एक, ये वाली। ये मतलब विनिंग लिफ्ट थी, जिसमें मैं विन कर गया था, तो ये उस पे ये रिएक्शन जो था मेरा आया था। अच्छा, आपको पता है आपने ये जो अपना स्टाइल बनाया ना, एक्समैन एक फिल्म है हॉलीवुड की, उसमें जो खतरनाक तरीन हीरो भी है और वो विलन भी है, उसकी है ये वुल्वरीन कहते हैं ना, हाँ उसको आपने देखा, हाँ वुल्वरीन। मुझे डर लग रहा है, अगर मुझे किसी को डराना तो आप आओगे मेरे साथ? नहीं, डराने नहीं मैं जाता। अच्छा जी, मौसीकी का शौक है कि नहीं? ट्रेनिंग तो आप करते हो माशाल्लाह, यू यंग टैलेंटेड। नहीं, गाने वगैरह मैं काफी सुनता हूँ। अच्छा, ओके। खुद किसके गाते हो? गाने सुनते हैं आप वैसे? मैं सिद्धू मूसेवाला। शर्मा रहा है। असल सारी चीजें नहीं, मैं जो नहीं बताना होगा सच वो मैं बता दूंगी ब्रेक में। खवातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं द प्राइड ऑफ पाकिस्तान और नू दस्तगीर भट्ट का मुझे ना नाम देखना पड़ता है, आई एम सॉरी, आई नो। मैं चाहती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ नू के जो है पूरे नाम का सही होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले जी फरा अनवर की आवाज़ में खूबसूरत लाइव सिंगिंग होगी, बहुत सारी और बातें होंगी, और आपके नाम और आपके पैगामात ब्रेक के बाद जो हैं वो हम शामिल करेंगे। जी फरा, बहुत सारी क्लैप में। ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂ ਮੇਰੀ ਬੋਲਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਜ ਹੋਏ ਪਿੱਤ ਪਹੀ ਖੋਲਦੀ। ਸੁਣ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਤਾਣ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ। ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਤਾਣ ਵਿੱਚ
ख़वातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान नू दस्तगीर बट मौजूद हैं। सर कैसे हैं? ऊपर कहाँ देख रहे हैं? ऊपर क्या है? कुछ है नहीं कुछ तो लाइट्स देख कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छी लगी। कोई लेके जानी है घर? नहीं नहीं अगर दे लो। नू आप कोई शरारत भी करते होंगे कि नहीं? मुझे तो शक ही पड़ता है कोई शरारत ही नहीं करते होंगे आप। नहीं नहीं मैं काफ़ी करता रहा क्या शरारत की है? लास्ट क्या शरारत की ये बताओ। इकबाल भाई भी हंस रहे हैं। लो बहुत ज़्यादा, क्या? मुझे खुद भी नहीं याद मैंने क्या क्या किया। अच्छा, आप होश में नहीं होते हैं जब कोई शरारत करते हैं? नहीं बस कर दी हैं, काफ़ी चीज़ें कर दी हैं, अभी पता लग जाएंगी आपको थोड़ी देर में। अच्छा, 4 बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा लाडला कौन है, मुझे ये बताओ। बाबा का तो मैं हूँ, बाबा के आप हैं। अम्मी का कौन है लाडला? अम्मी के दोनों छोटे बहन भी। अच्छा, तो आप अगर लाडले ना होते तो ये दुआएं आपको को कैसे मिलती हैं और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे करते? बिल्कुल तो फिर मेरे ख्याल में ये जुल्म जो आप कर रहे हैं, जल्दी से इस पे इंसाफ की आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हर कामयाब बच्चे के पीछे उसके माँ बाप की दुआएं होती हैं। बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है कि माँ बाप की दुआएं समेटने का हुनर आ जाए। वीकेंड एट होम के प्लेटफॉर्म में मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि खुदारा आपने अगर माँ बाप की दुआएं आपने समेट ली तो यकीन जाने आपने अपने रब को राज़ी कर लिया। जब आपने अपने रब को राज़ी कर लिया तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमती हैं। हम नूह की मिसाल देखते हैं, नूह के पीछे उनके वालिद साहब और उनकी वालदा की दुआएं और सपोर्ट शामिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि नूह की कामयाबी का जिक्र हो और वालदैन को ना बुलाया जाए? सो हमारे साथ मौजूद है, वी आर सो ऑनर्ड एंड वी आर सो प्राउड, नूह की वालदा साहिबा फिरदौस दस्तगीर बट साहिबा और नूह के अब्बू उनके वालिद साहब जो उनके कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं, गुलाम दस्तगीर बट साहब। और गुलाम दस्तगीर बट साहब नूह के ट्रेनर कोच के अलावा खुद भी वेट लिफ्टिंग मुकाबले में शिरकत कर चुके हैं। सो जल्दी से वेलकम करेंगे दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मैडम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? प्लीज आइएगा सर, आइएगा आइएगा। कैसी हैं आप? वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये क्या आहिस्ता आवाज में क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं, कुछ तो बोला। इधर आए, पहले खड़े हुए आप इधर। मैडम प्लीज आइएगा इधर। आपके बेटे हैं, मुझे सच सच बताएं, इधर आइएगा। जो माँ होती है, पीछे कहाँ जा रहे हो? वो टीवी टूट जाएगा भाई, थोड़ा आगे आओ इधर। सच सच बताइएगा मैडम, जो माँ की दुआएं होती हैं, मैंने गलत कहा? माँ की दुआएं बच्चे की तकदीर बदल सकती हैं कि नहीं? ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हूँ। आपके ये लाडले हैं कि नहीं? इन्होंने कहा कि 2 बच्चों से ज्यादा ये करते हैं, आप करती हैं। आपने इनके लिए दुआ की थी कि नहीं जब कॉमनवेल्थ गेम्स जीते? ये की थी ना? तो फिर दुआ मेरे बिना उल्टा दिलवाए, मैंने तो वैसे कहा कि मैं उनका लाडला हूँ, लेकिन दुआएं करती हैं। दुआएं करती तो गले लगाओ अम्मी को जल्दी से। ख़वातीन और हज़रात, ये वो दुआएं हैं। प्लीज आइएगा मैडम, थैंक यू सो मच। और जो सबसे अच्छी बात सर मुझे लग रही है, गुलाम दस्तगीर साहब आपसे भी मैं बात करते हुए, कि नूह में माशाल्लाह उसकी तरबियत में जो आपने एक ख़ास किरदार अदा किया सर, ट्रेनर होना, कोच होना, फिर वालिद भी साथ होने की जिम्मेदारियां कैसे बैलेंस की हैं? जी बिल्कुल, ये असल में कुछ प्रोग्राम तो मेरा इसके पैदा होने से पहले का ही था कि इसको वेट लिफ्टर बनाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया था। ठीक है। तो मेरा यही था कि जो मैं नहीं कर पाया ये करके दिखाए। तो फिर उसी स्टार्टिंग से ही जो है ना, मतलब कि इसकी परवरिश जो है ना वो बड़े सख्त माहौल में हमने की है। अच्छा। यानी कि काफ़ी जो है ना, मतलब कि इसको किसी किस्म का भी खेलने कूद से और मिलने जुलने से और बहुत सारे जो आम बच्चों में होती हैं चीज़ें, उनसे हमने इसको रोक के रखा हुआ था। बिल्कुल सही, तो रोक के रखा हुआ था। ये जिस तरह बता रहे थे, ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त रही। मैं ज़रूर ख़वातीन हज़रात यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैडम और सर नूह के साथ वैसे आए थे उनकी सपोर्ट के लिए प्रोग्राम में, और ये डिसाइडेड नहीं था बिल्कुल भी कि ये आएंगे ऑन एयर। लेकिन फिर हमारी टीम और हमने ख़ास रिक्वेस्ट की, ऑन द स्पॉट इनसे गुजारिश की, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट के दे वर काइंड इनफ कि इन्होंने कहा कि फिर लास्ट सेगमेंट में ये आएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा ज़रूर आपके साथ शेयर करती हुई और ख़ास तौर पर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करती हुई। ट्रेनिंग क्या सख्त रही? और ये कहते हैं कि मैं हाथ से भी निकल जाता था, वो ये क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि हाथ से निकल जाना, यानी कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि बागी हो जाना है। बागी होता है ये? मतलब कि थोड़े टाइम के लिए होता है। अच्छा। तो उसके बाद इसकी ये बड़ी अच्छी एक इसकी आदत है। ये मतलब कि अगर कुछ किसी वक्त गुस्सा कर भी लेना तो कोई थोड़े टाइम बाद ये खुद ही मेरे पास आ जाता है। अच्छा, गुस्सा किस बात पे करा है लास्ट? मतलब किसी को किसी
ऐसी चीज़ के ऊपर जो मतलब कि इसको उस वक्त समझ ना आए, ठीक है, या इसकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन हमने तो वही करना होता है ना जो हमारा मिशन है। बिल्कुल, मतलब हमारा मिशन है कि ये जिस मकसद के लिए हमने वेट लिफ्टिंग की है वहाँ तक पहुँचे। पर इसमें कुछ इसको बुरा भी लगता है किसी वक्त, लेकिन इसकी अच्छी आदत यही है कि ये खुद ही फिर चल के मेरे पास आ जाता है। तो जैसे बाप होता है, मेरे सीने के ऊपर सर रख लेता है। दिल पिघल जाता होगा आपका तो। मतलब कि मुझे पता होता था इसने आना है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही। माँ बाप को पता होता है कि औलाद उसकी किस तरह की है। ऐसा ही है। मैडम, जब नू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, सबसे पहले आपको खबर टीवी से पता चली, आपके बच्चों ने दी, या फ़ोन के ज़रिए पता चली? छोटे बेटे ने वहाँ से ना लाइव दिखा रहा था अच्छा, कि ये मेडल सेरेमनी ना, ठीक है, कि मतलब वो थी। तो फिर थोड़ी देर बाद इसका फ़ोन भी आ गया। वो तो वैसे काफ़ी देर बाद आया, लेकिन ये कि पता जो है ना वो छोटे बेटे ने वहाँ से ना वीडियो कॉल सही करके तो दिखाया हमें। एक माँ होने की हैसियत से बिल्कुल सच सच बताइएगा, आंखों में खुशी के आंसू आए? माँ बाप के आंसू बड़े कीमती होते हैं। मुझे तो इसका ना जब मैच शुरू ही हुआ था ना तभी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, टेंशन की वजह से। तो फिर यह कि जब इसका वो हो गया तो फिर उस वक़्त तो फिर वो जज्बात ही और थे। तो फिर सबसे पहले फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो फिर उसके बाद वो खुशी को सेलिब्रेट किया। बिल्कुल सही। जब आप इनसे लाड करती हैं तो कैसे लाड करती हैं? कोई इनकी फरमाइश पूरी करती हैं, इनकी पसंद का खाना बनाती हैं, क्या होता है, या इनकी मर्जी के माहौल? वैसे मैं आम माओं की तरह उस तरह के लाड तो नहीं करती। अच्छा, क्या लाड होते हैं स्पेशल? वो बस ऐसे ही है कि मतलब कि इनकी पसंद का खाना बन इनका जाता है। पसंद का क्या खाना है ये बताएं? ये मुख्तलिफ है इसकी चीज़ें, जो मर्जी मतलब किसी वक्त भी कोई भी फरमाइश कर सकता है। अच्छा, हाँ, मनमौजी से हैं? हाँ, किसी टाइम में देखे ना आम वो खा रहा होगा तो कहेगा वो आपने, अब आज सुबह की बात है तो कह रहा है साग के साथ, मैंने कहा क्या लेना, नान ले आओ। कहता है जब से आए हैं कोई पसंद का खाना नहीं बना के दिया अभी तक। तो उनका मतलब था कि पराठा सुबह सुबह बना के अच्छा, सर पराठे की कोच साहब इजाजत है इनको कि नहीं? नहीं, अभी इसका इरादा है, 1-2 दिन पहले ये था कि मैंने वजन कम करना है। अच्छा, ओके। हाँ, तो दूसरे दिन इसका इरादा चेंज हो गया। अच्छा, ओके। हाँ, तो पराठे के साथ वजन तो नहीं कम होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने कहा कल मैंने जब सवैयाँ दी थी तो तुम कह रहे थे कि मैंने वेट कम करना है, तो आज पराठा क्यों मांग रहे हो? फिर मैंने नहीं दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, बहन भाइयों के साथ कितनी बनती है इनकी? नू, आपके ख्याल में आपकी सबसे ज्यादा बहन से बनती है, अपने बहनों से, या भाई से बनती है? मेरी बड़ी बहन से। बड़ी बहन से कोई खास वजह? क्योंकि लड़ता झगड़ता भी उसके साथ रहा हूँ, और अब अंडरस्टैंडिंग भी उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सही। मैडम, मैं ज़रूर ये जानते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और एक माँ होने की हैसियत से और फिर नूह की वालदा होने की हैसियत से, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपने ख़ास तौर पे मेक श्योर की कि इनकी तरबियत का हिस्सा हो? क्योंकि मैं नूह के अंदर जो एक ठहराव देख रही हूँ, एक 23 साल के लड़के में बिलखसूस, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा सर, कि लड़के वक्त के साथ साथ जिम्मेदार होते हैं, बच्चियाँ जल्दी जिम्मेदारी का एहसास कर लेती हैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। तो आपने इनकी शख्सियत के लिए, तरबियत के लिए क्या ऐसी खास चीज़ों का ख्याल रखा? ये सारी चीज़ों का ख्याल ना मेरे से ज़्यादा इन्होंने रखा, उनके वालिद साहब ने। और वही बताते हैं उन्हें कि क्या चीज़ उनके लिए ठीक है और क्या गलत है। मतलब मैं इतना नहीं बताती जितना ये करते हैं। बिल्कुल सही। और ये बेटों को जो भी इनकी तरबियत हो रही है ना, ये दोनों की इन्होंने की है। बिल्कुल सही। सर प्लीज़ बताइएगा। असल में जो इसकी जब ट्रेनिंग हमने शुरू की है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि काफ़ी हम स्ट्रॉन्ग फैमिली थे सते। तो कारोबार इतना नहीं हम करते थे, क्योंकि ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन था, तो इसको भी फिर गेम कराई, तो वो काफ़ी अखराजात हुए हैं। मतलब कि इस हद तक करके घर बार भी एक वक्त आया उसको सेल करना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि ये देख रहा था सब कुछ ये, तो इसने इस कंपटीशन को एज ए फैमिली भी लिया है कि अगर फाइनेंशियली तौर के मैं तब भी मतलब हम मतलब कि आगे मतलब कि सर्वाइव करेंगे अगर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो मेरा ख्याल है शायद इसने वो चीज़ जिम्मेदारी जो है ना मतलब वक्त से पहले इसने वो उठाई है। बिल्कुल सही। तो शायद इसीलिए ये थोड़ा सा इस तरह फील कर रहा है। बिल्कुल सही। इतने एजाज़ात माशाल्लाह, रिकॉर्ड होल्डर नू, देन एक
बाप होने की हैसियत से और एक कोच और ट्रेनर होने की हैसियत से क्या एहसासात आपके थे जब इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड हासिल किया? मैं असल में इसकी इतनी हौसला अफजाई नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी ताकत कभी किसी के पास किसी को नहीं देखा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम ओलंपिक चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन ना बने तो ये तुम्हारी अपनी नालायकी होगी। सही। यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ वो दिया है कि जिससे तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम अगर ये कर पाए तो ये मैं तुम्हारी गाफलत और तुम्हारी ये महसूस करूँगा कि तुमने नालायकी की है। बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से क्योंकि मेरा टारगेट जो बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। और ओलंपिक्स की ट्रेनिंग भी आप हाँ जी, इसको दे रहे हैं? बिल्कुल अब कर रहे next हैं, अभी target? भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी जारी भी है। क्या उसका ख्याल रख रहे हैं, उसकी क्या लवाजमात हैं जो पूरे करने हैं? मतलब कि हमने जो कुछ मतलब कि मैं समझता हूँ ना कि क्योंकि ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हो चुका है, तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जो हम देखते हैं जो मतलब कि अपनी गेम में, तो वो ही आगे चल के वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। तो उस लिहाज से मुझे पूरा यकीन है कि हम मतलब कि जो ट्रेनिंग पहले भी कर रहे थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह ताला ने काफ़ी मतलब कि वसाइल भी दे दी है और उसके अलावा मतलब कि हमने मतलब कि इसका एक नाम भी है। तो अब हम भी अपने ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और शायद ये खुद मुझसे भी ज़्यादा महसूस कर रहा है, क्योंकि लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना मकाम दिया है और मतलब कि वो उन लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए शायद ये मतलब कि अपनी जान तोड़ कोशिश करेगा। ये बिल्कुल। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो? अब चलो एजाज़ तो जीत लिया, एजाज़ात हासिल कर लिए, रिकॉर्ड होल्डर भी हो गए, तो अब आपको लगता है ज़्यादा प्रेशर है, लोगों की ज़्यादा उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं? बिल्कुल, क्योंकि अब हर बंदा पहचानता है, जानता है और अब मतलब वेट लिफ्टिंग को पहचानता है, तो वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अब इससे आगे अब कुछ बड़ा करके दिखाऊं। तो बड़ा करने के लिए अब जारी बात है, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो फिर जाके वो जो है मेडल आएगा। तो बिल्कुल मैंने ये खुद मतलब इनसे बात मतलब आके की थी कि मैं मतलब अब मतलब हम जल्द से जल्द अब स्टार्ट करें ट्रेनिंग और आगे जो एशियन गेम्स आ रही हैं अगले साल, उसके लिए तैयारी करें। वहाँ पे अगर हम मेडल लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ओलंपिक में भी लेने के लिए कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह। तो ट्रेनिंग कभी दिल करता है बस हो गई है ट्रेनिंग, आप यू आर यंग माशाल्लाह से, इंसान का दिल करता है कि भाई मैं भी बाकी अपनी उम्र के बच्चों की तरह या लड़कों की तरह ज़रा थोड़ा सा इंजॉय भी करूं, तो आपको लगता है कि कहीं पे ऐसा वो वक्त आता है कि आप थोड़ा बेजार हो जाते हो या नहीं? हर प्लेयर होता है, मतलब कंटिन्यूसली एक ही चीज़ करते रहना तो वो हर प्लेयर होता है। ठीक है। लेकिन एंड जब आप विक्ट्री पे चढ़ते हैं, जब आप वो जो मोमेंट जो आप सेलिब्रेट करते हैं, जब देखते हैं वो आपके वो जितने पीछे आपको वो होता है कि आप बेजार थे, आप तंग थे, आपकी इंजरीज हो गई थी या आप कई मुश्किलों से गुजरे, तो वो फिर आप भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो एक मोमेंट जो है वो आई थिंक वो जो बाकी सब चीज़ें हैं, इंजॉय करना या घूमना फिरना, फन करना, वो मेरे से उससे ज़्यादा अच्छा वो मोमेंट है कि आप मैं वो थोड़ा है लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल एवरलास्टिंग है वो, दैट इज बिल्कुल वो दैट इज अनमैचेबल। फिल्म्स वगैरह देखने का शौक है, सिनेमा जाते हो कि नहीं? नहीं, सिनेमा मैं आज तक नहीं गया। आई नहीं ऐसा कैसे हो, छुप के गए होगे ऐसा? नहीं मैं आज मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। नहीं खैर अब ऐसा तो नहीं हो सकता सर, ये सच है कि नहीं? ऐसा ही है वाकई में मैडम? क्यों? असल में इनकी ट्रेनिंग जो है ना वो इतनी सख्त है, ठीक है, वो इसको तो अब अपने रिश्तेदारों को पता चला है, अपने जो मामा चचा है वो कज़न है। नहीं वाकई में रियली, मतलब कि ये इसको कुछ भी पता नहीं था, तो मतलब कि मिलना जुलना भी बिल्कुल डिस्कनेक्ट था, क्योंकि ये जो आपने अगर कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए आपकी सोच और आपका इरादा और जो है ना वो बहुत इन सब चीज़ों को, यानी कि हम लोग ये करते हैं, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी यही तरीका ऐसा ही है। बिल्कुल आपने अगर सक्सेस को हासिल करना है ख़वातीन होजा, तो इट इज़ नॉट दैट इजी। आप इसको समझें कि एक सस्टेन करके रखना फिर उस सक्सेस को, वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, मूवी कोई भी नहीं कभी देखी? गाने तो सुनते होगे, गाने की बात की? मूवीज घर में देखी जो बाबा ला के दे देते थे, है? बस वही। लास्ट कौन सी फिल्म देखी पाकिस्तानी? पाकिस्तानी
हॉलीवुड कोई? पाकिस्तान नहीं, मैंने दरअसल हमें बाबा हॉलीवुड की दिखाते थे, ठीक है। रॉकी बैल्बोआ, ओह वाओ, वो भी यस, मोटिवेशन थी। ट्रू। हाँ, तो बिल्कुल। और इसके अलावा इंडिया की जो दंगल मूवी थी, ठीक है। मतलब हमें इस तरह की स्पोर्ट्स की मूवीज वगैरह बिल्कुल सही, बहुत सारी ऐसी जो फिर आपको बामानी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैडम शरारती रहे हैं ये कि नहीं बचपन में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अभी भी हैं शरारती? हाँ अभी भी है। क्या शरारत करते हैं बताएं? ये बचपन में तो अजीब तरह की करता था। क्या अजीब क्या है? चाबियाँ वो स्विच में दे देनी, हीटर के ऊपर तकिया रख देना। हाय अल्लाह ना करे, हाय। हाँ इसी तो कभी बहन भाइयों को छेड़ना। अच्छा, हाँ लगाते लगूते थे कि नहीं? हाँ। तब भी गुपलू से थे कि नहीं? हाँ वो लगा देता था, वो खुद अच्छा। साइड भी हो जाता था और अपने बाबा के सामने कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यकीन आता था आपको सर के नहीं कि ये जब कहते थे? ये तो उसी की बात पे यकीन करते थे। है, ये गुस्सा आ रहा है आपको? इतने जज्बाती ना होए। नहीं नहीं, मैं बचपन का बता अच्छा, रही हूँ बचपन ना, का, बिल्कुल मैं सही। बचपन का बता रही हूँ क्योंकि ये लाडला था ना बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाँ तो फिर जब ट्रेनिंग शुरू हुई है तो फिर वो जो वो पहले वाला लाडलापन था ना वो आहिस्ता 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 खत्म हो गया। मासूम सा मेरा भाई है छोटा, इतना मासूम है, बचपन में और गुपलू भी होगा। हाँ जी। तो फिर तो और ज्यादा लोग प्यार भी करते होंगे, रिश्तेदार भी प्यार हाँ करते जी सारे सारे करते सारे थे? करते थे। बिल्कुल सही। सर इसकी शरारत का बताएं, ग्राउंड में या ट्रेनिंग के दौरान कोई? इसका जो है ना दौरान ट्रेनिंग तो शरारत नहीं करते। ठीक ये। है। इसकी इजाज़त ही नहीं है इनको, तो वैसे अब तो नहीं करता शरारत वगैरह। ठीक है। तो पहले जब इसकी जो वालदा कह रही है, पहले तो वैसे ऐसे ही था, शरारती था बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अब मुझे अभी तो कुछ ऐसा ज़हन में नहीं आ रहा कि ये अब क्या शरारत कर रहा है। बिल्कुल सही। नू कोई इंटरेस्टिंग वाकया, इतने सारे वाकयात, कोई जहाज में बैठे हो कोई वाकया हुआ हो, कोई ऑन ग्राउंड कोई वाकया ऐसा हुआ हो? एक बार ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद गया नमाज़ पढ़ने के ठीक लिए। है। मैं 7-8 साल का ही था, तो मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं इशा की भी पढ़ के साथ ही जाते हैं, एक बार ही जाते हैं। तो उन्होंने, अम्मी ने कहा कि मस्जिद तक गया नमाज़ पढ़ने, तो इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि अभी तक आया क्यों नहीं, घंटा हो गया। तो ये क्योंकि हम टाउन में रहते थे, तो ये फिर गाड़ी में इन्होंने ढूंढा, दोस्तों हर जगह। फिर जब पता लगा मस्जिद में, फिर मस्जिद में भी गए। अच्छा। अब मस्जिद में मैं बैक साइड पे बैठा हुआ था तो मैं वहाँ, क्योंकि मुझे था कि जब नमाज जब टाइम होगा तब पढ़ूंगा, तो जब नमाज मैंने पढ़ ली, मैं घर वापस की तरफ आ रहा हूँ, तो मतलब फिर मुझे छोटा भाई जो हंसला, वो सारे मतलब बाहर निकले ढूंढ रहे थे, तो वो कहते हैं तुम किधर थे? अच्छा, मैंने यकीन कहा नहीं आ मैं, रहा? हाँ मैं मस्जिद में था, मैं अम्मी को बता ही गया था। तो कहते हैं बस बाबा आ रहे हैं। वो तब इतना ही होता था कि बाबा आ रहे हैं, तो वो फिर मैं आपको सर एक वाकया इसका बताता सर हूँ। इतना टेरर आपका, ये तो जुल्म है मेरे भाई के साथ। प्लीज वाकया बताएं। तो ये ना मतलब कि काफ़ी हैवी वेट है, अब इसका वजन ही माशाल्लाह 150 से ऊपर है। तो है तो वो बच्चों वाली हरकतें अब भी करता है। एक दिन इसने क्या किया, इसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। तो यकीन करें कि मेरा सांस बंद हो गया। तो मैंने इसको कहा कि ऊपर से हट जाओ, पर इसको मतलब ये हटने का नाम नहीं लेता। फिर मैंने एक इसको जोर से लगाई, फिर ये हटाया। ये कभी-कभी फनी मूड में भी इंसान होता है ना। हाँ जी, ये मैं फर्स्ट टाइम आज लाइफ में पहली दफ़ा बता रहा हूँ, शायद किसी एक को पहले बताया हो। हिम्मत दी आपकी में बोलने की जब ये ऊपर चढ़े होंगे कि? हाँ जी, बिल्कुल मेरा सांस रुक गया था। अच्छा, सच सच बताओ, कभी बहन भाइयों ने कहा फला शख्स को जाके गुस्सा करके दिखाओ? यार आपको तो टेरर ही और है। हाँ? नहीं दरअसल स्टार्टिंग में जब थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, तो पहले तो था कि मतलब गली में मतलब मारना नहीं आता था, छोटा था। ठीक है। मेरे हमारे साथ वाले घर में 3 भाई रहते थे, वो तीनों मुझे पढ़ जाते थे। अच्छा। तो इन्होंने मुझे खुद मतलब बॉक्सिंग सिखाई, नीचे बेसमेंट था हमारा, वहाँ पे बॉक्सिंग सिखाई। ठीक है। और वो रॉकी की जो मूवी तभी मैंने देखी। अच्छा, ओके। वो देखने के बाद जब मैंने उन तीनों को मारा, इन्होंने मुझे पकड़ के फिर मारा। तुमने मारा क्यों? पहले ये था कि मार खा के क्यों आया हूँ, तब सुनने को मिला जब मार के आया हूँ, तब फिर मार खाने को मिला। सर ये जुल्म है। डिफेंस के लिए सिखाया था। सर जुल्म है ये, तो डिफेंस किया ना मेरे भाई ने। हाँ जी। तो फिर अब बस वो दूसरे तरीके से ज़्यादा कर दिया ना। अब तो मेरे ख्याल में इनका नाम ही काफी है।
ये तो एक हाँ बुरी। जी, अब भी ये बड़े नुकसान कर देता है, मतलब कभी गुस्से में आ जाए ना। अच्छा, क्या किया है? तो वो अगर लकड़ी की अलमारी है उसको इसने मारा है, नहीं। वो तोड़ दी है। तोड़ दी? हाँ जी, ये रूम कूलर है उसको मारा है तो उसके पीसों पीस कर दिए। ओए ओए। तो ये इस तरह के नुकसान किसी को कहता कुछ नहीं है, हाँ। बस ये गुस्सा इस तरह से निकाल लेता अच्छा, है। भाई ये सोफा मेरा और ये ना ये रहता ये बड़ा अब वापस आएगा नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। ये मेरे बड़ा जज्बाती है। छोटे भाई हो मेरे के नहीं, सच सच बताओ, गुस्से वाली गुरी करके दिखा दो जल्दी से। फिर अनम ने आपसे सवाल करना है। जब गुस्सा आता है नूह को बहुत ज्यादा, वो जो मुक्का मारना होता है, जाहिर बात है इंसान को गुस्सा आ सकता है, सामने वाला कंपेटिटर है उस पर गुस्सा आ रहा है, व्यूवर्स डर जाएंगे। नहीं डरना क्या है, वो नजर आनी चाहिए, बताएं। नहीं मैं ऑन स्पॉट नहीं करता, वो बस एंगर में होता है, अदरवाइज नहीं मैं करता। कौन सा कंपेटिटर है जो सबसे ज्यादा आपको लगा जिसके खिलाफ, और किस मुल्क का था कि जिसके खिलाफ आपको लगा वो स्टाफ टू कम्पीट अगेंस्ट? न्यूजीलैंड। और क्या खास वजह थी आपको, क्या उनकी टेक्निक में फर्क लगा या? नहीं बेसिकली वो लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, मैं वहाँ पे उसके साथ मेरा कंपटीशन था, तो मेरी जो एक लिफ्ट थी वो गिरने की वजह से वो विन कर गया था। तो इस बार जो था उसे वो डिफेंडिंग चैंपियन था, तो उसको विन करना था, वो टारगेट ये था उसको विन करना इस कंपटीशन पे, उसको बीट करना है इस कंपटीशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अनम ने एक सवाल, इजाजत है? जी जी। पहले बोल दो वरना नहीं हम पूछेंगे। नहीं जी जी। दे दे मौका के जरूर, नहीं? जरूर। जी अनम, शेफ अनम ने क्या सवाल करना है मैं जल्दी? ये पूछना चाह रही थी कि एज अ स्पोर्ट्समैन आप अपनी डाइट का किस तरह से, मतलब इतना वेट को मेंटेन करना, और क्योंकि इतनी हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो सीधा ऐसा सीधा पूछो, क्या दिन में खाते हैं क्या भाई? खाते हैं? हाँ, सीधा सीधा बताएं जी। ये खाना यही बनाते हैं मेरा, तो यही बता सकते हैं। है सर वाकई में? मतलब कि वो डिसाइड मैं करता हूँ, कभी उसकी वालदा बना लेती है, कभी सुबह सुबह इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि ये नमाज पढ़ के वगैरह सो जाती है, तो फिर वो मैं इनका नाश्ता वगैरह, नाश्ता में मतलब कि वो हमारा होता है वो देसी अंडे वगैरह होते हैं, दूध वगैरह होता है, कोई कीमा वगैरह मटन का होता है, वो होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर ये मतलब कि हम परहेज करते हैं, रोटी वगैरह कम, चावल ना, मीठा कम, जो ट्रेनिंग के लवाजमात हैं, और जो जितनी प्रोटीन हमें, मतलब कि जितना हम जो इसकी एक्सरसाइज, जितनी जोरावर एक्सरसाइज है उस हिसाब से मैं डाइट इसकी डिसाइड करता रहता हूँ। बिल्कुल सही। और बड़े खुशकिस्मत हैं नूह आप कि आपको आपकी वालदा की दुआएं और वालिद साहब की सपोर्ट हासिल है। अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां, कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन, और आप पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा रोशन करें, आमीन सुम आमीन। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम मैं आपका खड़े होके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वॉज एन ऑनर। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे आप देखें कि आपके बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है, सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा, थैंक यू सो मच। और अनम का भी शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, ये देखिए जो बच्चे अपने वालिदैन की दुआएं समेटते हैं, आपके सामने नूह की मिसाल शामिल है कि किस तरीके से परसिस्टेंट होकर 23 साल की उम्र में पाकिस्तान का इंटरनेशनली नाम रोशन करना, और आपको इनकी आंखों में वो चमक नज़र आ रही है कि और ज़्यादा पाकिस्तान को और एजाज़ात हासिल करवाने, और हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू सो मच। हम खुदा हाफिज करने से पहले फरा की आवाज़ में गाना सिर्फ सुनेंगे अगर नूह इजाज़त देगा। बताओ जरूर। ओहो अच्छा, ये शौक भी है। आ जाइएगा वो फरा, बहुत सारी क्लैप में।